जब साल का सबसे खूबसूरत और सबसे बड़ा गुलाब खिला और जिन देवताओं ने गुलाब से जन्म बच्चे को देखा, उन्होंने उनकी तारीफ की, जबकि दूसरे लोग उसकी शक्तियाँ को देख कर खुशी के मारे आवाजें बुलंद कर रहे थे और सभी देवताओं ने उसे सहजता से महसूस किया। आप से जन्मी हुई देवी आचोल के युग से अंतकाल तक चला आ रहा है और समाप्ति की ओर ले जाती है। उनका नया राजा बनने के लिए वो 2 साल पहले था और यही देवी एरियल का जन्म हुआ था। पहला एंजल बोलता है, लेडी एरियल आज की पार्टी कैसी रही? दूसरा एंजल बोलता है, मुझे यकीन है कि सब कोई चौंक गया होगा, है ना? बिल्कुल, ये स्वाभाविक है कि लेडी एरियल ने वकाई में अद्भुत किया है। फिर वो लोग फिर से पूछते हैं, लेडी एरियल आज की पार्टी कैसी रही? एरियल बोलती है, तुम लोग चुप हो जाओ, तुम लोग शोर मचा रहे हो नटखट बच्चे। दोनों एंजल बोलते हैं, सॉरी लेडी, ये लड़की देवताओं द्वारा स्वागत किया गया अगला राजा कहकर सहारा गया। एरियल गुलाब से जन्मी हुई देवी। एंजल बोलते हैं, लेडी एरियल माफ करे। एरियल बोलती है, अगले पार्टी में मैंने सोचा कि यह थोड़ा बेहतर होगा। मैंने यह किया है, अब मैं पहले से भी अधिक फूल खिला सकता हूँ। बोलती है, उनकी शक्तियों को संभालना हमेशा की तरह, है ना? ह्यूमन बोलता है, हाँ हाँ। क्या आपने पहले भी देवियों शक्तियों का उपयोग किया था? भले ही आपके पास जन्मदाता देवी की शक्तियाँ हो, पर आप इसका उपयोग नहीं कर सकते, तो ये सिर्फ बर्बादी है। इस बात का कि अब तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। असल में इंसान के लिए सांस लेना आम बात है, वैसे ही देवताओं के लिए दिव्य शक्ति होती है। इसलिए एरियल जन्म से ही इनकी प्रवृत्ति देवी के शक्ति में आई थी, जो स्वर्ग देवताओं के राजा आसन की शक्ति के बराबर थी, लेकिन वे उस देवी की साध नहीं थी। अगले दिन राजा ने उस लड़की को नकारा। एरियल बोलती है, मुझे खुद भी पता है कि मैं 2 सालों से जाग नहीं सकती। मैं तो एक बच्ची के शरीर से भी बाहर भी नहीं आ सकती। ये कितना दुख की बात है। लेकिन एरियल भी चुप नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं, उसके लिए इस तरह का मजाक उड़ाना बहुत ज्यादा है। पहले आइए, पहले सो लेते हैं, फिर इसके बारे में सोचते हैं, फिर अपनी शक्तियों का अभ्यास करेंगे ताकि अपनी शक्तियों को काबू कर सकूं। अगर मैं गहरी नींद सोती हूँ तो मैं इसे भूल जाऊंगी। कोई बोलता है, क्या वो मर चुकी है या कुछ और? बिल्कुल नहीं, अभी तो बसंत आया है। भले ही बसंत का मौसम हो, लेकिन रात को ठंड लगी जाती है। फिर एरियल को आवाज आती है, इतना छोटा बच्चा, हमें क्या करना चाहिए? तुम नटखट बच्चे की हिम्मत देखो, तुम मेरे रूम में घुस आए हो और मेरी नींद खराब कर रहे हो। छोटे छोटे बच्चे, चुप हो जाओ, तुच्छ। पतली वाली लेडी बोलती है, देखो मैंने कहा था ना, वो मरी नहीं है, वो भगवान का शुक्र है। क्या तुम ठीक हो यंग लेडी? एरियल थोड़ा चौंक जाती है, पर मैं कहाँ हूँ? ये कौन सी जगह है? गलत है, मुझे आश्चर्य है कि क्या उसके सिर में चोट लगी है? वो अभी भी बात कर सकती है। एरियल बोलती है, एक इंसान, इसका मतलब है कि मैं ह्यूमन की दुनिया में हूँ। पतली वाली लेडी बोलती है, ये बच्चा निश्चित रूप से अजीब हरकतें कर रहा है। लेडी बोलती है, ऐसा नहीं है। एरियल अपने मन में बोलती है, क्या ये वही जगह है जिसके बारे में मैंने कहानियाँ सुनी है? लेडी उसको छूने लगती है और बोलती है, होश में आओ, ऐसी जगह पे रहना बहुत खतरनाक होता है। एरियल बोलती है, ये इंसान अचानक ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? मैं अभी सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मुझे इसका हिलाना बंद करें, इसे रोको। ये क्या है? अच्छा, महामहिम गार्ड है। एरियल बोलती है, वो लड़का कौन है? एन बोलता है, अरे आप क्या राजकुमार का उत्तर देंगे? छोटी वाली लेडी बोलती है, मैं बस इसलिए मदद कर रहा था कि एक बच्चा सड़क के किनारे गिर गया था और ऐसा लगता है जैसे वो ठीक से बोल नहीं पाता और उसकी हरकतें भी बहुत अच्छी नहीं है। मार्टिन बोलता है, देखने से तो वो अमीर घर की बेटी लगती
बोलती है, रेन इस बच्चे को सुरक्षित दल में सौंप दो और जरूर उसके माता पिता उसे तलाश करने आएंगे। रेन बोलता है, हाँ सर, इधर आओ बच्चे। उस पर एरियल के दिमाग में एक शानदार विचार आया। एरियल बोलती है, रुको, मुझे अब नहीं पता कि मुझे स्वर्ग लोक कैसे लौटना है। आपके पास जाने के लिए कहीं नहीं है तो आप मेरा ध्यान रख सकते हो। किसी एक पर भरोसा करना अच्छा होता है। वो बोलता है, क्या? देखते हैं सबसे धनवान और शक्तिशाली व्यक्ति है, और आओ जल्दी ही मार्गदर्शन करते हैं। अब जल्दी जिस तरह से आए। मोटी वाली लेडी बोलती है, मुझे पता था कि तुम्हारे सिर में चोट लगी है। लेडी महामहिम के प्रति आपको इतना कठोर नहीं होना चाहिए। जल्दी करो और उनसे माफी मांगो, आखिरकार आप एक युवा लेडी हैं। मार्टिन बोलता है, अरे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लापरवाही से छूने की? को मुझे जाने दो, उसे छोड़ दो। रेन उस बच्चे को गाड़ी में बैठाओ। बोलता है, माफ करे लेकिन ऐसी आपकी मर्जी राजकुमार। बोलती है, मानो संसार बहुत मजेदार और दिलचस्प है। ऐसी इमारतें हैं जो मैंने स्वर्ग में भी नहीं देखा है, यहाँ तक कि 4 पैर वाले जानवर भी। मुझे पहले ही खेलने आ जाना चाहिए था। मार्टिन बोलता है, एक इम्पोर्टेंट बात। एरियल बोलती है, ये आदमी में कोई बात है। मैं इस आदमी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, इसकी वजह से मुझे एक अच्छी जगह मिल गई। शायद ये उतना भी खराब नहीं है। मुझे नहीं पता कि मैं स्वर्ग कैसे जाऊंगी। और तैयार हो जाओ एक शानदार गिफ्ट के लिए। जब मैं स्वर्ग लौटूंगा तब मैं तुम्हें दे दूंगा। बोलता है, ठीक है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? एरियल बोलती है, एक देवी से ऐसे बात करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? पर नहीं, मुझे इसे अनदेखा करना होगा। ये थोड़ा बदतमीजी हो सकती है, लेकिन आखिरकार ये इंसान मुझे रहने के लिए जगह दे रहा है। मेरा नाम एरियल है। रेन बोलता है, देखिए पहले से। हाँ एरियल, क्या ये नाम की घंटी बजती है? क्योंकि ये एक देवी का नाम है। एक ऐसी अफवाह है जो गुलाब से एक देवी का जन्म हुआ है। उसे देवियों के शासक आचोल द्वारा पाला गया है और माना जाता है। निश्चित रूप से देवी का नाम सुनकर तुम्हें यह बात समझ आ गई होगी। एरियल बोलती है, क्या वो इंसान मेरे बारे में जानता है? हालांकि मैंने एक बार भी किसी इंसान के बारे में अपनी शक्ल नहीं दिखाई है। शायद क्या इस दुनिया के लोग सचमुच मुझे वैसे देखते हैं? मार्टिन बोलता है, अरे क्या ऐसा है? मूर्ख देवी के बारे में बात कर रहे हैं। एरियल थोड़ा चौंक जाती है, क्या बेवकूफ? मार्टिन बोलता है, एक शासक बनने के लिए पैदा हुआ, फिर भी देवियों का शक्ति उपयोग करने नहीं आता और हंसी का पात्र बन गया है। यह उस मूर्ख देवी का नाम है। एरियल फिर शौक में चल जाती है, ये अहंकारी कमीना। मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ, अपना इनाम भी भूल जाओ और मैं भुगतान कर दूंगा। और मेरे बारे में अफवाह कौन फैला रहा है? सौंदर्य की देवी एलाइन, जन्म की देवी केनाड, या फिर नदियों की देवी एलोन? और कोई फायदा नहीं, अनुमान लगाने का बहुत सारे हैं। मार्टिन बोलता है, इधर आओ। एरियन रेन से बोलती है, आप रास्ता दिखाओ। मार्टिन बोलता है, रेन उस बच्चे को साथ लेके आओ। क्या आप मुझे लेने नहीं जा रहे हो? आपकी कृपा, ये बहुत दुख की बात है, इसमें घसीटा जा रहा है। बटलर बोलता है, आपका स्वागत है महामहिम, लेकिन आप समय से पहले आ गए। मार्टिन बोलता है, हाँ कई तरह के बातें हो गई है। बटलर बोलता है, क्या फिर मैं आपके नहाने के लिए तैयार कर दूं? वो बोलता है, नहीं, बल्कि पहले भोजन तैयार करो। बटलर बोलता है, क्या मुझे यकीन है कि वो अंत तक भूख से मर रही होगी? बटलर बोलता है, वो बच्चा। मार्टिन, क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? वो बोलता, हाँ फिर ठीक है, मैं भोजन तैयार करता हूँ। भोजन के बाद मेरे कमरे में उसे ले आना। बटलर बोलता है, ठीक है। हरे बाल, हरी आंखें, वो बच्चा तो अवश्य
ही राजकुमार की बेटी होगी। लेकिन हमें लंच टाइम दिखाया जाता है। एरियल बोलती है कौन जानता है कि दुनिया में इतना अच्छा खाना होता है। आजकल के मनुष्य बहुत अद्भुत है। बटलर बोलता है आप बिल्कुल अपने पिता जैसा दिखती है ना, और आपका मन पसंदीदा खाना भी है। एरियल बोलती है पिता। बटलर बोलता है मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। क्या ये आपके लिए अभी भी कठिन शब्द है मिस? एरियल बोलती है पिता का मतलब वही है जो पिता का पिता है, पर मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इंसान अलग अलग नामों से उसको पुकारते हैं। बटलर बोलता है कितनी अजीब बात है। गार्डियुकस का एक नाजायज बच्चा था। गार्डियुकस बहुत बीमार थी। अपने पहले बच्चे को जन्म देने के बाद वो मर गई, और भूत प्रेत बच्चा पैदा नहीं करते। यह बच्ची ऑकड्यूकस के गुप्त प्रेमी की बेटी निकली। बटलर बोलता है मुझे यकीन है कि कोई वजह होगी इसलिए उसे छुपा के रखा था, और महाराज को स्वीकार करना होगा और नया रास्ता चुनना होगा। चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपकी बेटी की जिम्मेदारी लूंगा और देखभाल करूंगा। बटलर मेट से बोलता है युवा महिला को नहाने की तैयारी करें। तो बोलते हैं ठीक है मास्टर। कैप्टन एशियन से बोलता है क्या आपको खाना पसंद आया? बोलती है पुरानी बातें मुझे सताती है। ओ कितना बेवकूफ देवी है। और बोलती है ये क्या है, पर ठीक है। वो बोलता है गुड मर्टन। वो अपने प्लेट को उठाता है और बोलता है। एरियल बोलती है ये क्या है गंदी चीज। क्या इंसान खाने के लिए प्लेट पर मिट्टी रखते हैं? मुझे तो उसमें कोई सुंदरता नहीं दिखती। मर्टन बोलता है इसे खाओ। तो बोलती है क्या? हेलो मैं नहीं खाती, मैंने बोला कि इसे खाओ। क्या आप चाहते हैं कि मैं एक मिट्टी का टुकड़ा खाऊं? किस बोलते हैं एरियल दुष्ट है। तुम एक असफल देवी हो, तुम हमें कैसे खा सकती हो? हालांकि तुम भी जानते हो कि मैं कौन हूँ। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। ये कितना मूर्ख इंसान है। यहाँ तक कि देवी का सजा भी उनके लिए प्राप्त नहीं है, लेकिन अब मेरे लिए। फिर वो उसे मिट्टी को उठाती है और बोलती है मेरे पास इंसान को सजा देने के लिए ताकत भी नहीं है, और मेरे पास कोई चारा नहीं है जब तक मैं वापस लौटने का रास्ता नहीं ढूंढ लेता। मुझे धरती पर ही रहना होगा। वो बोलता है जल्दी से खा लो। एरियल उस मिट्टी को खाती है और बोलती है मैं इसका बदला जरूर लूंगी। पर ये क्या है? मुझे पता नहीं था कि दुनिया में इतनी मीठी मिट्टी मिलती है। क्या इंसानी दुनिया की मिट्टी बहुत स्वादिष्ट होती है? टेन बोलता है क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? बोलती है एरियल बोलती है ठीक है मैं आपका सवाल पूछने दूंगा। क्या तुम्हें अपना सरनेम पता है? वो बोलते है सरनेम? हाँ, परिवार का नाम या माता पिता का नाम। क्या माता पिता का नाम? वो बोलता है ठीक है रहने दो। है उसे कुछ भी नहीं पता, मुझे जानकारी निकालनी होगी। एरियल बोलती है क्या तुम्हारा सवाल खत्म हो गया? मार्टिन बोलता है ठीक है तुम्हें पीछे हट जाना चाहिए, ज्यादा खा सकती हूँ। रुको अभी तुमने क्या कहा? मार्टिन बोलता है ये अभी तक तैयार नहीं हुआ है। एरियल बोलती है मत जाओ मेरे धरती के टुकड़े मीना पिता। डेन बोलता है बिल्कुल सही। होकर कहते हैं कि वो हूबहू राजकुमार जैसी दिखती है। मार्टिन बोलता है वैसे तो ठीक है। हाइन बोलता है मैं जाकर उसका चेहरा देखूंगा। फिर सीन कट होता है। से रेशमी बाल और कितने नरम त्वचा है, जैसे रुई मिठाई की तरह लग रही है, और पिछले नौकर ने उसकी बहुत देखभाल की होगी। पहली वाली मेड बोलती है मिस आप तो बहुत प्यारी है। दूसरी वाली मेड बोलती है लेकिन वो इतनी उदास क्यों है? क्या कुछ ऐसा हुआ है जो उन्हें नापसंद आया? अगर वो वही पुरानी एरियल होती तो क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? गोल मोल शानदार मुझे डांटने वाले हैं। आमतौर पर वो इतनी मीठी तारीफों से लिपटी रहती है, मासूम सा चेहरा बनाती है बिल्कुल। एरियल बोलती है मेरी कीमती मिट्टी का ढेर उस ठंडे जगह पे छोड़ देना जहाँ वो घिनौना इंसान है। मुझे खेद है मेरी प्यारी मिट्टी का ढेर। सीन कट होता है। बटलर बोलता है इसे यही होना चाहिए लॉर्ड एहिन। पर वो बच्ची क्या कर रही होगी अभी?
कार्डियुकस के घर में एक नाजायज बच्चा है, वो आपके सम्मान पर ज्यादा महत्व देता है। ये बात मुझे बहुत परेशान करती है और शुरुआत से ही उसे साफ कर देना है ताकि उसे कुछ समझ में ना आए। आहिन बोलता है, तुम एक ऐसे बच्चे से निपटने की योजना बना रहे हो और अभी भी दूध जैसी महक आ रही है और उत्तराधिकारी की चर्चा 2 साल पहले ही तय हो चुकी थी। तो भले ही वो लड़की काउंटिंग की परिवार बन जाए, सबसे बढ़कर पिता उन लोगों में से नहीं है जो एक बार कह देने के बाद अपना शब्द पीछे ले। बोलता है, बात तो है, लेकिन इस अहम बात का फैसला कैसे होगा? अहम ने सवाल किया, कुछ ज्यादा हो गया, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक अच्छी बात है। आहिन बोलता है, कम से कम अब तो पिता के बारे में फैली हुई अफवाहें गलत है और इसे स्वीकार करना ही होगा। बटलर बोलता है, ठीक है, लेकिन मैं अभी तक इसको स्वीकार नहीं कर सकता। वो नाजायज बच्चा जो पिताजी घर लेकर आ गए, मुझे उस बचकानी लड़की से कोई मतलब नहीं है और मुझे पहले से ही मजबूत रहना होगा और मैं इतना कमजोर नहीं बन सकता। किसी नाजायज औलाद के खातिर में खुद को नहीं बदल सकती। सिर्फ एक ही बात है जो मुझे परेशान करती है, उसकी माँ। मेरे पिता को उसने अपने कब्जे में कर लिया क्योंकि वो औरत बहुत खूबसूरत रही होगी। ओह, मुझे इसके बारे में सोचना बंद करना होगा। हिटलर बोलता है, हम लगभग पहुंच चुके हैं महाराज। खैर, यह दिलचस्प होना चाहिए। आखिरकार वो किस तरह का इंसान है? हाइन बोलता है, क्या यह सचमुच वही कमरा है? वो बोलता है, हाँ, यही है। मुझे बताया गया था कि ये कमरा वही है, लेकिन वो कहाँ है? हाइन बोलता है, आइए इंतजार करते हैं। मुझे वो अफवाह वाला चेहरा कम से कम एक बार देखा है। लेकिन वो कुकीज को देखता है, बोलता है, इतनी सारी कुकीज यहाँ क्यों है? आखिरकार इसने किसे रखा है? क्या ये नौकरानी के लिए है? लेकिन वो कुकीज को उठाता है। एरियन बोलती है इसे बिना पूछे मत छुओ, समझे ना? बोलते हैं, एरियन हमारी मदद करो इस गंदे आदमी से। कमीने ने मेरी मिट्टी को छूने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें पता भी है इसे हासिल करने के लिए मैंने कितना मेहनत किया। तुम प्लेट पर वापस रख दो। हिटलर बोलता है, वो गैर कानूनी बच्ची लॉर्ड एहम को कैसे बोल रही है और उसको थोड़ा भी शर्म नहीं है और अपनी पूरी जिंदगी में उसके साथ ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं किया। एरियन बोलती है, वो बहुत गुस्सा में लग रहा है। क्या अभी तुमने क्या कहा? मैं इसे नजरअंदाज करने वाला था, लेकिन अब लगता है कि मैं नहीं कर सकता। वो नादान बच्ची, मुझे उसे यही और अभी सिखाना होगा कि असली ताकत क्या होती है, वरना ये बात एक बड़ी समस्या बन जाएगी। नेड बोलती है, यंग लेडी, इंतजार करने के लिए मुझे माफ करना और चाय की व्यवस्था हो गई है। मास्टर आहिन, आप आखिरकार क्या कर रहे हैं? आहिन बोलता है, क्या मैं फर्श क्यों साफ कर रहा हूँ? फिर सीन कट होता है। क्या तुम दोनों शांत हो सकते हो? क्षमा कर दे जैन, कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। सबसे पहले मैं निश्चित था यह साफ करना होगा कि यहाँ पर जिम्मेदार कौन था, वरना बाद में परेशानी खड़ी हो सकती है। मैं इस नटखट बच्ची को एक सबक सिखाऊंगा। तुम बोलती है, तुम कब से बकवास बड़बड़ा रहे हो? इस पर पैर रखना शर्मनाक है। नीचे उतरो, तुम्हें कोई तमीज नहीं है। हाइन बोलता है, मुझसे इस तरह क्यों बात की जा रही है? जवाब दिए बिना उसने चुपचाप सब कुछ साफ कर दिया। मैंने उसे दिखा दिया, लेकिन वो मेरे जैसी नहीं है, वो अजीब है। वो सच में अपने पिता की तरह है, लगभग कुछ ऐसा जैसे वो अचानक से आसमान से गिरी। रैन बोलता है, क्या आप ठीक है महाराज? बेशक पिता की तरह उसकी आंखें बिल्ली की तरह दिखती है, मनमोहक नाक और ओठ, उसके खुले हुए बाल और वो चुलबुल है। इसके बारे में सोच और वास्तव में काफी आकर्षक दिखती है। पर मैं ये क्या सोच रहा हूँ? नहीं, बात वो नहीं है, सारे बच्चे प्यारे लगते हैं।
ऐसा नहीं है कि कुछ ज्यादा ही प्यारी लग रही है यह कुछ। एरियन बोलती है, वो अकेले अकेले क्या बड़बड़ा रहा है। आप कब तक मेरे इंतजार की योजना बना रहे हैं? और जल्दी बताओ कि तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो। यह बोलने का कैसा तरीका है इतनी छोटी बात के लिए। खुद के भले के लिए मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने पहले कमरे को गंदा करने का इरादा नहीं था। मेरा नाम अहलाइन कलाइंग है। लूकस के घर में किसी नए शामिल होने के लिए मैं थोड़ा घबरा गया था। और आपका नाम क्या है? अच्छा, मेरा नाम एरियल है। ओ अच्छा बात है। हाय बोलता है, हाँ एरियल, ये नाम तो जाना पहचाना लगता है। ये तो थोड़ा धुंधला धुंधला सा है। मूर्ख देवी, मेरा मतलब है यह वही नाम है जिसके बारे में देवी ने कहा था। वह गुलाब से पैदा हुई थी। एरियन लाइंड, यह एक अच्छा नाम है। एरियन बोलती है, मैं बस एरियन हूँ। क्या पिता ने आपको अभी तक परिवार का नाम नहीं दिया है? लेकिन आप चिंता मत करो, ड्यूकस के निवास पर आ सकते हो, इसलिए आपका नाम बस एरियल है। आप पिता का नाम लोगे और एरियल काविन बनोगे। फिलहाल मैं कुछ समय के लिए रुका हूँ। मुझे अपने नाम पर इंसानों का निशान रखना होगा। इंसानों के ऐसे अजीब तरीके। ओ, तो ये बातचीत के बारे में था। यह पूछना कितना अजीब बात है। आपने कहा यह कैसा रिश्ता है और आप मुझे ऐसी बातें क्यों बता रहे हैं? वो केवल एक घर का मुखिया है और फिर भी पूछना कितना अजीब है कि आपका क्या रिश्ता है। बेशक हम एक ही खून साझा करते हैं। वो बोलती है, खून? हाँ खून। बोलते इंसान अपना खून बांटते हैं, है ना? वो बोलता है, स्वाभाविक रूप से अब केवल मेरे पिता और जीवित हैं। क्या वे इससे मर सकते हैं? इतना क्रूर नहीं है, बस एक गलत फहमी है। क्या ऐसा नहीं लगता है कि आप खून की बात कर रहे हैं? क्या शरीर के भीतर बहने वाला खून है? बिल्कुल, वो बोलती है। क्या वाला एपिसोड में हमने देखा था एरियल बेहोश हो गई थी। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ था। एरियल बोलती है, मैं अपना खून नहीं दूंगी। मार्टिन बोलता है, क्या आपने इसे अच्छा से चेक किया था? बोलता है, बिल्कुल राजकुमार, मैंने राजधानी के सभी जगहों पर किसी को जांच करने के लिए भेज दिया है। हरे बाल, हरी आंखें वाली ऐसी कोई लड़की नहीं है। मार्टिन बोलता है, ये तो अजीब बात है। मैं उपलब्धि और उच्च गुण वाली पोशाक के साथ लोगों का उपयोग करने का आदि है और ऐसा नहीं लगता है कि वो बिना किसी लक्ष्य के भटकती होगी। बोलता है, क्या आपको कोई अंदाजा है वह किस बारे में हो सकता है? फिल्मेड आती है, बोलती है, यंग मास्टर। बोलता है, आप क्या सोचते हैं ये कौन सी जगह है और बिना खटखटाए आप कैसे अंदर आ सकते हैं? बोलती है, मैं क्षमा चाहती हूँ। मास्टर बोलता है, चुप हो जाओ और बताओ क्या हुआ है। वो घबराते हुए बोलती है, क्या आप मेरे साथ चल सकते हैं? बटलर से बोलता है, यह कैसी स्थिति है? बोलता है, यंग मास्टर, हम भी नहीं जानते। और वो युवा मास्टर के साथ बात करते समय बेहोश हो गई। और यहाँ तक कि जब हमने डॉक्टर को बुलाया, उन्होंने कहा कि उसके शरीर में कोई समस्या नहीं है और हमें इसे कैसे समझाना चाहिए। मार्टिन बटलर से बोलता है, मैं पूछ रहा हूँ ये कैसे हुआ? बटलर बोलता है, वो अचानक गिर गई, इसलिए हमें ठीक से पता नहीं है। हेल्दी बच्चा अचानक गिर गई। क्या आप मुझे ऐसी कहानी पर विश्वास करने के लिए कह रहे हैं? एरियन बोलती है, रुको, ये क्या हो रहा है? मैं अपना खून किसी को नहीं दूंगी। मार्टिन बोलता है, खून? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या ऐसा हो सकता है कि जब मैं दूर था आपने इस बच्चे के साथ कुछ भी अजीब तो नहीं किया था? बटलर बोलता है, ऐसा कभी नहीं होगा महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। हम उस यंग लेडी पर कभी हाथ नहीं उठाएंगे। निश्चित रूप से इस हवेली में बच्चे का शोषण असंभव है। अगर जिंदगी कीमती है तो ऐसा
चीज नहीं हो सकती, लेकिन मार्टिन अपने मन में बोलता है, रुको, क्या ये हो सकता है कि वो खून की थैली हो सकती है? ब्लड बैंक एक गुलाब है जो खून चढ़ाने के लिए काम आता है, लेकिन एक अवधि है, लेकिन समाज में इसे अच्छा नहीं माना जाता। मुझे लगता है ये अजीब है क्योंकि बच्ची बिना परिवार के बिना लापता है। उनके शरीर और मानसिक रूप से कितनी गहरी चोट लगी है। गार्डियुकस के रूप में व्यवसायी बनाकर उनका खून लेना, ये बहुत बड़ी गलती है। मुझे इसका जांच करना चाहिए था और इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी और इसे खत्म करना चाहिए था। सबसे पहले हमें इस बच्चे को शांत करना होगा। एरियल बोलती है, अरे नहीं, मुझे क्या करना चाहिए? जब मैं सो रहा था मेरे खून को लेने के लिए इतनी सारी संख्या बन गई। मैं यह नहीं चाहता, मैं इस तरह यहाँ नहीं मर सकता। मार्टिन बोलता है, तुम चिंता मत करो, जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ आपको कुछ नुकसान नहीं पहुँचेगा, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। बच्ची अपने मन में बोलती है, ये अचानक कैसे बदल गया? क्या तुम मेरा खून नहीं लोगे ना? बोलता है, चिंता मत करो, ऐसा दोबारा नहीं होगा। एरियल बोलती है, तुम सचमुच मेरा खून नहीं लोगे ना? मार्टिन बोलता है, मैं आपका खून का क्या करूँगा? आप मुझे बता सकते हैं आपको किसने धमकी दी थी? यह व्यक्ति बहुत दयालु है, कभी कभी ऐसा लगता है कि यह बुरा व्यक्ति नहीं है। एक्चुअली मैं कह रही थी। वो बोलता है, क्या गलत है? एरियल बोलती है, वो व्यक्ति कौन है, वहाँ क्या कर रहा है? बोलता है, क्या तुम मुझे नहीं जानते? मार्टिन बोलता है, क्या ये है? आइन बोलता है, अरे आप क्या बोल रहे हैं? आइन बोलता है, लेडी कैफी ऐसे ही बेहोश हो गई थी। चलो तुम मेरे पास आओ, ये घटना अनखने से है पर ये खत्म हो चुकी है, टिगर बन गया है। आइन बोलता है, बर्ड ब्लैक गुलाब एक गलत फहमी है पिताजी। आइन कॉलगैंग एकमात्र शिकार बन गया, लेकिन एरियल बोलती है, एक सप्ताह हो गया इस धरती पर गिरे हुए और इस इंसान के घर में रहना शुरू कर दिया, पर मैं सचमुच खुश हूँ। ये सब एक गलत फहमी थी। न्यूज़ ऐसे बात करते रहते हैं। जब ये गलत फहमी दूर हो गई है तो मैं आराम कर सकती हूँ और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन यह बिल्कुल निरर्थक है। बोलती है, यंग लेडी, क्या आप जाग रहे हैं? एरियल बोलती है, जेन आपने मुझे तो डरा दिया और आप यहाँ कैसे आए? वो बोलती है, ये एक रहस्य है। यंग लेडी, आपको बोरिंग लग रहा है तो आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं। ओ बोलती है, ठीक है, बहुत अच्छा विचार है जेन, चलो बाहर चलते हैं घूमने। जेन बोलती है, चलो सबसे पहले मैं तुम्हें कपड़ा पहना देता हूँ। आइन अपने मन में बोलता है, इस लड़की ने मुझे सचमुच नर्क में डाल दिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर झूठा आरोप लगाने की? उसके फादर उसको बोलते हैं, क्या आपको पता है कि उस गलत फहमी को दूर करने के लिए मुझे कितनी परेशानी उठानी पड़ी? वो बोलता है, यह मेरा मतलब नहीं था, यह गलत फहमी थी पिताजी। जांच के बाद मुझे पता चला कि यह एक गलत फहमी थी, मुझे माफ करो। आइन बोलता है, क्या आप सचमुच इसे एक बात के लिए आप इसे खत्म करोगे पिताजी? लड़की अगली बार फिर मिलेगी, चाहे वो कितना भी रोए और घुटने के बल गिड़गिड़ाए, मैं उसे कभी नहीं माफ करूंगा। आइन बोलता है, आप बिल्कुल सही समय पे आए हैं, इस बार मैं साफ कर दूंगा कि कौन श्रेष्ठ है। एरियल बोलती है, ओ तुम ही थे जो मुझे घुमाने लेके जाने वाले हो और तुम वहाँ ऐसे क्यों खोए हुए हो? आइन अपने मन में बोलता है, बहुत खूबसूरत लग रही है। तुमको आखिरकार क्या बातें आइन, आप क्या सोच रहे हैं? आइन अपने मन में बोलता है, क्या आप पहले भूल चुके थे उस लड़के ने आपके साथ क्या किया है? रोकाने वाली बातें आइन कि गार्डियुकस क्षेत्र के लिए गए हैं, इसलिए मैं बाहर जाने की अनुमति मांगने आई हूँ, लेकिन आप हमारे साथ जाएंगे तो ये सम्मान की बात होगी। और आइन बोलता है, ये किस बारे में है? ये अकेले जाने देने के बाहर में है ना? ओ आइन, तुम बहुत दयालु हो, तो चलो चलते हैं। आइन बोलती है, वो थकती ही नहीं है, वो पोशाक उसमें कितनी अच्छी लग रही है लेडी। ये बदतमीज लड़की के कपड़े खरीद रही है। यदि हम इतने ही चारों ओर घूमेंगे तो यह छोटी सी चीज होगी। जेन बोलती है, ये कितना मनमोहक है, मुझे इसे खरीदना है।
हाइन बोलता है अरे ये क्या है। एरियल बोलती है प्लीज उस महिला को रोको, मुझे चोट लगी है। वो बोलता है मैं जानता था। वो बोलती है मैं अब और नहीं चल सकती, मैं बैठना चाहती हूँ। और हाइन जेन से बोलता है हम आराम करेंगे, आपको जो खरीदना है खरीद लो। बोलती है आइए हम लोग मिलकर खरीदते हैं। हाइन बोलता है उफ अब मैं आराम करूंगा। एरियल बोलती है ये क्या कर रही है, ये गंदा मिठाई का ढेर है, इतने लंबे समय से मेरे पास कुछ भी नहीं है। गार्ड आता है, बोलता है युवा मास्टर आप 1 मिनट के लिए यहाँ आ सकते हैं। हाइन बोलता है मैं देख रहा हूँ वो मिल गया है। एरियल बोलती है अब मेरा मौका आ गया। हाइन बोलता है मुझे कुछ देर के लिए जाना होगा, तुम ठीक से रहना। वो बोलती हाँ बिल्कुल, बस जल्दी करो और जाओ। गार्ड बोलता है ये क्या हो रहा है। ठीक है मैं जा रहा हूँ और शांत रहना और चुपचाप रहना, ऐसा कुछ नहीं करना जो दिक्कत हमें करे। वो बोलती है ठीक है। एरियल बोलती है तुम वहाँ मुझे सबसे बेहतरीन मिट्टी का ढेर ला के दो। वो आदमी बोलता है ठीक है आप मिट्टी का ढेर का आनंद ले। ये बेहतरीन मिट्टी का ढेर है। हाइन बोलता है ये किसकी आवाज है, ये गलत है। एरियल बोलती है ये क्या है सड़ा हुआ, क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं। लैडीबर्ड बोलता है क्या सड़ा हुआ, जैसे आपने कहा था मिट्टी का ढेर लाने के लिए मैं वैसा ही लाया हूँ। हाइन बोलता है आपने सचमुच क्या खाया और तुमको नहीं पता है कि कैफे में असली मिट्टी कहाँ से आई। बोलती है मेरी लेडी ये लीजिए कुकी। वो बोलती है क्या कुकी के लिए धन्यवाद, एरियल ने इस मिट्टी का नाम जान लिया। बोलती है आओ जल्दी करो इसे लो। और क्या आपको कुकीज बहुत पसंद है। हाँ वो सचमुच स्वादिष्ट होते हैं और मुझे बहुत पसंद है। जैन बोलती है आज के लिए इतना ही, यदि आप बहुत अधिक खाती हैं तो आपके पेट में दर्द हो जाएगा, मैं तुम्हें कल ज्यादा अधिक दूंगा। बोलती है जैन मैं और अधिक चाहती हूँ। लेडी कल हमेशा रहता है, आप थोड़ा रुकेंगे तो ये कल से भी बेहतर होगा। यस बोलती है खैर वैसे भी इंसान द्वारा प्यार मिलना बहुत सचमुच अच्छा है, जब मैं इसके साथ बाहर जाती हूँ तो मुझे अच्छा महसूस होता है। रुको ये अजीब तरह से संबोधित नहीं लग रहा है। जैन बोलती है ये सब ठीक हो सकता है क्या, क्यों आप बाहर जाते हैं तो यंग मास्टर और युवा मास्टर से इजाजत लेनी पड़ती है। एलिस बोलती है क्या आप कह रहे हैं कि बाहर जाने के लिए मुझे इंसान से पूछना पड़ेगा। यंग लेडी आप इतना उदास मत होइए। और महामहिम रात को भोजन के लिए वापस आ रहे हैं। पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि वहाँ पर मार्टिन आने वाला था वापस। एरियल बोलती है क्या वो वापस आने वाले हैं। हाँ ऐसा लगता है कि वो जल्दी ही वापस आएंगे और मुझे पता है कि वो आपके बारे में चिंता कर रहे होंगे मेरी लेडी। एरियल बोलती है क्या वो मेरे बारे में चिंता कर रहे होंगे, पर क्यों। क्योंकि इतनी प्यारी बेटी अपने डैडी को घर आने का इंतजार कर रही है और बेशक एक पिता को चिंता करना ही स्वाभाविक होता है। चूँकि वो वापस आ रहे हैं तो क्यों ना उससे बात करने का यह मौका हाथ से ना जाने दे। अगर उसकी बेटी उसे वापस बुलाएगी तो वो मना नहीं कर सकते। अब ड्यूकस महामहिम पिता आखिरकार पिता अपनी बेटी के लिए इतना क्यों परेशान होगा। ये किताब बड़ी बोरिंग है, आई हेट किताब। पर एक सेकेंड रुको, भले ही मैं बाहर नहीं जा सकता लेकिन हवेली के अंदर तो घूम सकता हूँ। उस मामले में मैं ये मुलायम मिट्टी और ताज की हवा कितनी अच्छी लग रही है और ऐसा लगता है जैसे मेरे सीने से बोझ उतर गया है। और मुझे पता नहीं था कि हवेली के अंदर इतना सुंदर बगीचा है, लेकिन मैं इस जगह का अच्छा तरीका से इस्तेमाल करूँगा, आभारी रहूँगा। और किसकी हिम्मत हुई देवी के शरीर पर डंक मारने की, और मैं इसे जाने नहीं दूंगा। तुम निकम्मे कीड़े, क्या ये तुम्हारा काम था। कीड़ा बोलता है ये मेरी जगह है। एरियल बोलती है तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई मुझे काटने की, तुम मुझसे माफी मांगो कि मैं शायद तुम्हें छोड़ दूँ। आपने मना कर दिया।
ठीक है तो आप लोग आ जाइए। अगर तुम आसान तरीका से नहीं सीखोगे तो आपको कठिन रास्ता सिखाना होगा। एरियल बोलती है रुको, इतने करीब मत आओ। फिर उसको काट देते हैं, उसके मुंह फूल जाते हैं और बोलती है बहुत घिनौना था, इन लोगों ने एक साथ हमला कर दिया, ये पूरी तरह से गलत था। तुम सब मेरा इंतजार करो कीड़े, मैं वापस आऊंगी, पर मुझे अभी खुद को साफ करना होगा। और मैं यहाँ कब से भटक रहा हूँ, मुझे हवेली वापस जाना होगा, लेकिन इतने अंधेरे में मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। मैं अपना रास्ता कैसे ढूंढूं? एरियस बोलती है ये क्या है, तो पीछे रहो, ठीक मत आओ। मार्टिन बोलता है तो आप यहाँ थे? देखो पापा ये क्या हुआ? वो बोलता है मैं सोच रहा था कि तुम कहाँ चले गए हो। पापा आप देर से आए हो, मैं बहुत डर गया था। वो बोलता है क्या आप मूर्ख हो? मैं कैसे पापा बन सकता हूँ? ये सही है, ये क्षेत्र का जांच करना होगा। इस बार फसल बहुत अच्छा हुआ है राजकुमार। हालांकि धरती बहुत बड़ा है, लेकिन जांच करने के बाद आज मैं पूरी तरह से थक गया हूँ। मैं घर लौटने पर जल्दी आराम करूँगा और मैं ध्यान रखूँगा। कम से कम मैंने तो यही सोचा था। वो बगीचे में नहीं है। मेड बोलती है मैंने दूसरे मंजिल पे भी देखा, वहाँ नहीं थी। दूसरी वाली मेड बोलती है अच्छा ठीक है, उसे कमरे में दोबारा जांच करो। बटलर बोलता है मार्टिन आप आ गए। वो बोलता है बहुत शोर हो रहा है, का कुछ हुआ है? बटलर बोलता है दरअसल वो लेडी। मार्टिन बोलता है वो लगातार ऐसा हंगामा क्यों करती है? अगर वो हवेली में नहीं मिली, वो जंगल की ओर चली गई होगी। मुझे उसे ढूंढना होगा उससे पहले कि कोई जानवर उस पे हमला कर दे। पर ये कैसी आवाज है? जब मैंने उसे देखा तो ऐसा लगा कि मुझे कुछ मिल गया है। ठीक है चलो वापस चलते हैं। एरियल बोलती है थोड़ा धीरे करो, तुम थोड़ा नरम नहीं हो सकती क्या? बोलती है हो गया है, बस थोड़ा और सहन कर लो। अगर वो फिन से मुझे मिले तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। ओ सच में, मैं आपकी इसमें मदद करूंगा। मार्टिन अपने मन में बोलता है आहिन ने मुझे कभी इस नाम से नहीं पुकारा। बोलती है मैंने उसका उपचार कर दिया है, वो अभी ठीक है। मार्टिन उससे बोलता है ठीक है आपका धन्यवाद। ठीक है उसके अच्छा तरीका से ध्यान रखें। मार्टिन बोलता है ठीक है मैं समझ गया, मैं उसका ध्यान रखूँ। बोलता है थोड़ा देर में ठीक हो जाएगा, लेकिन इसे सहन करना पड़ेगा और इसमें कोई समस्या नहीं है और चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है मार्टिन मैं वापस जाता हूँ और मुझे बहुत सारे काम है और निपटाने हैं। मार्टिन अपने मन में बोलता है ये एक लंबा दिन था, शायद अब मेरे लिए आराम करने का समय आ गया है। मेड बोलती है महाराज आप नहीं चाह रहे? वो बोलता वो तो मुझे इस बच्चे से कुछ बात करनी है, तुम आगे बढ़ो। मेड बोलती है हाँ मैं समझ गया और मुझे माफ कर दो। तो फिर तुमने मेरे कपड़े क्यों पकड़े थे, तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि यह खतरनाक है, अगर क्या होगा या फिर से कोई हमला कर दे। मार्टिन बोलता है चिंता मत करो, यहाँ कुछ नहीं है और अंदर नहीं आ सकता। ये देखो खिड़की के बाहर। वो थोड़ा डर जाती है, बोलती है नहीं। एरियस बोलती है वो खिड़की तोड़कर अंदर आ सकते हैं, वो डरावने पक्षी हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। उसे देखकर लगता है कि वो छोटे बच्चे हैं। मार्टिन बोलता है जैसे आप करेंगे मैं वैसा ही करूँगा, आपको कुछ नींद में मदद चाहिए? बोलती है जब तक मैं सो ना जाऊँ तुम मेरे पास रहो। क्या ये सब ठीक है? अरे तुम इतने दूर क्यों हो, मेरे करीब आओ, यहाँ पसंद है। एरियल अपने नींद में बोलती है फाइनली मुझे अच्छी नींद आ गई और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। मार्टिन अपने मन में बोलता है मुझे ऐसा लगता था कि मुझे मेरी बेटी मिल गई, लेकिन इस तरह की बात इतनी बुरी भी नहीं लगती। आखिरकार फिर सुबह होती है। एरियल अंगड़ाई लेती है और उसे मार देती है। हाँ ये मूर्ख लोग मुझे कम हाँकते हैं। फिर वो अपने मन में बुदबुदाने लगती है मैं महान एरियल हूँ, ऐसा लगता है। ठीक
लेकिन वो एक रात का सपना था। पापा आप इतनी देर क्यों जाग रहे हैं? जल्दी जाओ और मेरे कमरे में आओ, और अब लगभग बिस्तर पर जाने का समय हो गया है। मार्टिन बोलता है तुम मुझे ये क्यों बताने आए हो, और मुझे मत बताना कि तुम चाहते हो कि मैं फिर तुम्हारे कमरे में सोऊं। वो बोलती है हाँ मैं यही चाहती हूँ। एरियल बोलती है मैंने फिर से उस पक्षी की आवाज सुनी है और पता नहीं क्या हो जाए, इसलिए चलो। तब से एक सप्ताह बीत चुका है। इतनी बार बुलाने जाना असहनीय है। मुझे उसे जल्दी ही इस बात का स्पष्ट करना होगा, तो फिर मैं पहले जाऊंगा, इसलिए जल्दी आओ ठीक है। टेलर बोलता है महाराज क्या आराम करने से पहले आप एक बात कर सकते हैं? वो बोलता है क्या बात है? मेरा मानना है कि अब समय आ गया है कि लेडी को शिक्षा दें। बोलता है क्या शिक्षा? बटलर बोलता है अभी छोटी है तो इसलिए जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ये अच्छा विचार होगा उसके लिए। शायद वो पढ़ लिख ले तो थोड़ा ज्ञान आ जाएगा। मार्टिन अपने मन में बोलता है एक ऐसा बच्चे की शिक्षा देना जो मैं अभी नहीं इसको जानता। ये सच है कि माता पिता के बच्चे के लिए दुनिया बिल्कुल दयालु नहीं है। चलो ये सही है, चलो इस रास्ते पे ही चलते हैं, उसे पढ़ाते हैं और अच्छा इंसान बनाते हैं। टेलर बोलता है ठीक है महाराज, और युवा लेडी को मुझ पर छोड़ दे मार्टिन। वाली लेडी बोलती है ये मेरा वर्क प्लेस है मार्टिन, 10 सालों से चलता आया ये प्रथा है। एरियल बोलती है क्या आपने कुछ कहा? टेलर बोलता है यंग लेडी ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने सुना। मेरा नाम मार्था है, ये आपको आज से पढ़ाएगी और यहाँ पर सीखने के लिए बहुत कुछ है। क्या आपका मतलब क्या है? मुझे पढ़ाई करनी होगी, पर क्यों? मुझे ऐसी कोई चीज की जरूरत नहीं। अरे रुको, बोलती है खैर यंग लेडी क्या हम ये पढ़ना शुरू करें? इतने खराब बाल को ठीक कैसे करें? एरियल बोलती है उफ नहीं। हाइन बोलता है मैंने सोचा था कि मैं बोरिंग से मर जाऊंगा। साहित्य के बारे में पढ़ना कितना उबाऊ होता है, पर यह बेहतर होता कि यह तलवारबाज होता तो इतना मुश्किल नहीं होता। आज का काम पूरा हो गया, अब मुझे आराम करना चाहिए। फिर वो अपने अलमारी को खोलता है और बोलता है अरे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोलती है चुप रहो, मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे पकड़ ले और आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाइन बोलता है मेरे कमरे में किसी को बिना पूछे नहीं आने देता हूँ। बोलती है क्या आपने क्या कहा? तो कोई इस कमरे में आपकी इजाजत के बिना अंदर नहीं आ सकता, पर आप आखिरकार किससे छिप रहे हैं? एरियल बोलती है अपने मन में ये कैसा मनुष्य है, और उन्होंने मुझे ढूंढ लिया तो मुझे फिर से अजीब शिक्षा देंगे। हाइन बोलता है क्या ये हो सकता है? आपका मतलब है कि नया टीचर हमेशा एक ड्यूकस की बेटी होने के बारे में बात करना, मुझे ऐसा कुछ क्यों बताना चाहिए, और किसी भी तरह मुझे जल्दी ही अपने स्वर्ग लौटना होगा। हाइन बोलता है सिर्फ पत्र के लिए आपने इतना हंगामा खड़ा कर दिया? बोलती है ऐसा इसलिए नहीं है कि वो मुश्किल है, बल्कि इसलिए है कि सीखने का कोई कारण नहीं है और ये भी बोरिंग है। हाइन बोलता है आपका मतलब है कि सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपके पास शक्ति आएगी और ज्ञान बढ़ेगा, और ये महत्वपूर्ण बात है। ज्ञान और शक्ति, बुद्धिमानी, अच्छे व्यक्ति के पीछे चलना, और निश्चित रूप से तुम ऐसी जिंदगी नहीं जीना चाहते जो सबसे खराब हो। निश्चित रूप से मैं ऐसे जीवन की कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन मुझे पाठ उबाऊ लगते हैं। हाइन बोलता है मैं समझता हूँ कैसा महसूस होता है, लेकिन वैसे भी और कोई रास्ता नहीं बचा है, मुझे इसे इस्तेमाल करना होगा। वो बोलती है क्या सीक्रेट स्ट्रेटेजी? क्या आपको ये कुकीज पसंद है ना? अरे कुकीज खत्म हो गई, आपने पहले ढेर सारे नहीं लिए थे? बोलता है जल्दी से पकाओ, जल्दी करो। टीचर बोलता है क्या ये लेडी सचमुच अकेले खाएगी? हाँ युवा लेडी आप कितनी प्रतिभाशाली हैं। यह तरीका है जिसमें तुम एक कूलिंग और शिष्ट महिला लगती हो, जैसे कि ड्यूकस की बेटी को होना चाहिए। टीचर बोलती है भले ही कुकीज मेरे पढ़ाने का आधार क्यों ना हो, लेकिन ये अच्छा। हाइन एरियस से बोलता है चलो फिर चले अगला पाठ पढ़ते हैं। एरियस सारी कुकीज खत्म हो गई, हमें इसे खत्म करना चाहिए। वो बोलती है लेकिन मैं अभी और कर सकती हूँ। ओह
ओह जेन, तुम यहाँ हो? वो बोलती हाँ यंग लेडी, मैं थोड़ा और पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए मेरे लिए कुकीज लाओ। हाइन बोलता है अभी इसे पढ़ो। देवताओं का शासक एर्चोस, क्या तुम्हें ये याद रहेगा? वो बोलती हाँ मुझे पता है, क्योंकि मैंने इसे पढ़ लिया है तो अब मैं खाना चाहती हूँ। ये क्या हो रहा है? क्या मेरे पेट में कुछ गड़बड़ है? ओ मेरा पेट, तुमको क्या हुआ? तुम्हारा पेट दर्द कर रहा है? अरे क्या चल रहा है? जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। एरियस बोलती है मैं पढ़ाई से थक गई हूँ, मुझे जाना है। हाइन बोलता है धत तेरी की, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ। डॉक्टर बोलता है अरे क्या हुआ आहिन, आप इतने छोटे बच्चे को कुकीज कैसे खिला सकते हैं? ये शरीर के लिए हानिकारक होता है, अब से नाश्ता पूरी तरह बंद करो। हाइन बोलता है हाँ मैं समझता हूँ, युवा लेडी कितना भी मांगे उसे न देना। हाइन अपने मन में बोलता है अगर मैं उसे कुकीज नहीं दूंगा तो उसे पढ़ाने में कैसे मदद करूंगा और कैसे मनाऊंगा। वह इसमें भी बिल्कुल दिलचस्पी नहीं रखती। हाँ युवा मास्टर आहिन। जैन बोलती है क्या आप युवती की पढ़ाई को लेकर परेशान है? हाँ आखिरकार मैंने उसे डेस्क पर बैठा दिया है, अब सोचते हैं आखिरकार उसे पढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा और क्या इस्तेमाल करना होगा। हमें उसे किसी ऐसे चीज को लुभाना होगा जो उसे पसंद है। तो युवा मास्टर उसके लिए क्या करना हो? वो बोलता है एरियल क्या तुम इतना पढ़ाई से नापसंद करते हो? कुकीज के बिना भी वो कितना अकड़ कर देख रही है। एरियल बोलती है सच कहूँ तो मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तो बस कुकीज के लिए दिखावा किया था पढ़ाई का। हाइन बोलता है फिर चलो हम बाहर चलते हैं। बोलती है क्या हम बाहर जा रहे हैं? हाइन बोलता है मैंने सोचा कि आप हमेशा हवेली के अंदर रहते हैं तो चलो घूमने चलते हैं। अपने मन में बोलती है ये मेरा मौका है, लेकिन ये हवेली एकदम निरसक है और अकेले बाहर जाना तो सोचना ही पड़ता है। फाइनल चलो बाहर चलते हैं, लेकिन अरे एक शर्त पर, अगर आप टीचर के साथ पढ़ाई करोगे तो मैं आपको ले जाऊंगा। मार्थन बोलती है ओ आही ये कैसा रहेगा, इसे आजमाना चाहिए। एन एलियस को बोलती है क्या आप इससे खुश है ना? हाँ मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मुझे सिर्फ एक दिन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ने में। एन बोलती है लेकिन बाहर का माहौल खतरनाक हो सकता है, इसलिए आप सावधान रहना और अपने भाई का हाथ मत छोड़ना, ठीक है? एरियल बोलती है इंसानों के पास इतने शब्द हैं जो मैं नहीं जानता। खैर जब मैं बाहर जा रहा हूँ तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ मैं अपने भाई का हाथ कस कर पकड़ूंगा और बाहर निकलूंगा। एक लेडी बोलती है क्या वही बच्ची है जिसके बारे में बात चल रही है? हाँ बिल्कुल वो महामहिम की तरह दिखती है ना? ऑरेंज वाली बोलती है ना है कि महामहिम उसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। दूसरी लेडी बोलती है सच में क्या वो ड्यूकस की बेटी बनने वाली है? तीसरी वाली बोलती है ओ ऐसा नहीं हो सकता, एक नाजायज संतान ड्यूकस की बेटी नहीं बन सकती, तो ये सोचने का लायक नहीं है। दूसरा बोलती है क्या भले ही वो नाजायज हो, अगर घर का मुखिया उसे उत्तराधिकारी बनाना चाहता है, मैं तो सोच भी नहीं सकती कि युवराज ऐसे भारी भूल कर सकते हैं। ओह कितना चिड़चिड़ा बात है ना? जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ के लोग उसे नाजायज बच्चा कहते हैं। इतने दिनों के बाद निकली हूँ लेकिन मेरा मूड खराब हो गया। इसे तो हमारे परिवार से भेजा गया विवाह प्रस्ताव भी नहीं देखा। जरा सोचो अब उसे महामहिम ने बच्ची को छिपा लिया था। क्या हो सकता है कि उसकी माँ की वजह से हुआ होगा? अपना करना भी डरावना है कि राजधानी में कल तक किस तरह की अफवाहें फैलेगी। मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ कि महामहिम की प्रतिष्ठा पर कोई आँच न आए, वे जो चाहे कहते हैं। हाइन बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा पिता का नाम लेने की? समाज के एकमात्र गार्ड ड्यूकस और सम्राट के इकलौते भाई का अपमान करने की तुम्हारी जरूरत कैसे हुई? ऊपर से चाहे वो नाजायज क्यों ना हो, कोई भी जो शाही रक्त का बंधन रखता है, ऐसा बेहुदा बात करना और अफवाहें फैलाना, तुम शाही परिवार का अपमान कर रहे हो और बिना किसी शिकायत के तुम्हारे खिलाफ मुकदमा चलाना होगा। बोलती है क्या कहा आपने? अपमान
ईशान, मैंने तो कुछ गलत नहीं कहा है। तुमने क्या कहा अभी? केवल इसलिए कि शाही रक्त किसी नीच स्कूल से मिल जाए और इसका अर्थ नहीं है कि उसकी मूल प्रकृति बदल जाएगी। अगर मेरी वजह से महाराज गार्डियुकस का अपमान हुआ है तो मुझे माफ कर देना। आइन बोलता है, क्या आप कहना चाहते हैं कि वह निजी हैसियत वाली बच्ची ड्यूकस की बेटी बन सकती है? गार्डियुकस खुद उसे स्वीकार कर लेंगे। तुम ढीठ और अभिमानी नीच प्राणी। वो बोलती है, तुमने अभी क्या कहा? अभी कहो। रियल बोलती है, तुम मुझे नीचा दिखा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? वो लेडी एरियल को एक थप्पड़ मारने जाती है। क्या ही बढ़िया बहाना है ये छोटी लड़की। फिर हमारी एरियल उसको गिरा देती है। पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था आहिन और एरियस दोनों लड़ रहे थे ड्यूकस वंश की बदनामी। क्या हमें सचमुच इतनी दूर जाने की जरूरत है? भले ही वो बच्ची नाजायज हो, फिर भी वो कॉलेज वंश की है। मार्कस बोलता है, क्या एक हंगामा इसका मतलब है? वहाँ पर रेन आता है, बोलता है महाराज। मार्कस बोलता है, हाँ रेन क्या हुआ? वो बोलता है, हाँ युवा मास्टर भी यहाँ है। फिर ये बात यह है, उसके कान में बोलता है, बात कुछ अलग ही मोड़ ले चुकी है। वो बच्ची कुछ दिन जो पहले हमने लाया था, लोग कहते हैं कि वो आपकी राजकुमारी की नाजायज संतान है। वो बोलता है, कहानी इतनी बढ़ा चढ़ा कर कौन फैला रहा है? मैंने तो उस बच्ची के बारे में अभी तक कुछ जाना ही नहीं था। लेकिन एंड बोलता है, लगता है बच्ची आपकी जैसी दिखती है, इसलिए सब लोग ऐसे अफवाहें फैला रहे हैं और यहाँ तक कि हर कोई इसके बारे में बात कर रहा है। किस बोलता है, इस गलतफहमी को दूर करने के लिए मुझे कहां से शुरुआत करनी चाहिए? बटलर बोलता है, महाराज हमें पूरा भरोसा है आप पर। वो बोलता है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? अगर आपको लगता है कि एक नाजायज बच्चे की मौजूदगी आपको परेशान कर रही है तो आप अपना दिल मजबूत कर लीजिए। चाहे बात कुछ भी हो, युवा महिला की कोई गलती नहीं है। दोनों बोलते हैं, ये क्या बात कर रहे हैं? फिन बोलता है, ये तो सही बात है। आखिरकार मुझे एक नाजायज बच्चे के लिए इतना ताना क्यों सुनना पड़ रहा है? इसके बारे में अभी तक मैं कुछ नहीं जानता। मार्कस बोलता है, मैं इस गलतफहमी को जल्दी दूर करूंगा। अगर ये बात फैल गई कि एक आम इंसान का बच्चा किसी रईस को चोट पहुंचाए बैठा है और उसके ऊपर राजघराने की नकल की, ये बात बहुत परेशान करने वाली है। फिर वहाँ एरियस आती है, बोलती है, डैडी। वो बोलता है, बोलो क्या हुआ? मैं घायल हो गया हूँ, जल्दी करो और मेरा इलाज करो। तुम क्या देख रहे हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि इससे दर्द होता है। मार्कस बोलता है, रेन अभी हाँ महाराज। गोद लेने वाले दस्तावेज तैयार करें। बूढ़ा आदमी बोलता है, मैं क्षमा चाहता हूँ महाराज, मेरी मूर्ख बेटी ने आपका अपमान किया है। तुम क्या देख रहे हो? तुम भी माफी मांगो। वो बोलती है, हाँ पिताजी मुझे माफ कर दीजिए। मार्कस बोलता है, जिससे माफी मांगना है वो मैं नहीं हूँ। वो बोलता है, ओ बिल्कुल, और मैं उस युवती से सच्चे मन से माफी मांगता हूँ। वो मेरी इकलौती बेटी और मैंने उसे बहुत बिगाड़ा है। मार्कस बोलता है, ऐसा कहो कि ऐसा दोबारा नहीं कहोगे। फिर वो अपने बेटी को बोलता है, एरियस तुम बताओ अब क्या करोगे? एरियस बोलती है, आपका मतलब क्या है? मतलब यह है कि वो लेडी के साथ कैसा व्यवहार करना है। वैसे तुम हैरान क्यों हो रही हो? और सजा की फैसला उसको दिया जाता है जो इसको वो अपमानित करता है ना? अगर आप चाहते हो कि इसको कड़ी से कड़ी सजा मिले तो आप इसे दे सकते हो। बोलती है, क्या आप सचमुच मुझे वो करना दोगे जो मैं करना चाहती हूँ? उन लोगों को मेरे नजरों से दूर कर दो। अगले 3 दिनों तक आपको भोजन लेने की अनुमति नहीं है, बस इतना ही बोलते हूँ। वे सजा थोड़ी हल्की नहीं हो गई है? 3 दिन बिना खाए पिए आप लोग को रहना होगा और कोई नाश्ता भी नहीं लेगा। मार्कस बोलता है, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं होगी? लेकिन पानी पीने की अनुमति है। फिर मार्कस थोड़ा हंसने लगता है। एरियस बोलती है, तुम क्यों हंस रहे हो? वो
बोलता है मुझे माफ कर दे, मैं माफी मांगता हूँ। सच में मेरी बेटी बहुत दयालु है। तो तुम्हें पता चला मेरी बेटी ने तुम्हें क्या कहा? 3 दिनों के लिए खाना देना मना है। मोटा वाला आदमी बोलता हाँ, जैसा आपकी आज्ञा मास्टर। अगर आप दोनों ने वादा तोड़ा तो आप पर मुकदमा चलेगा, इसलिए इसे ध्यान में रखे। वो बोलता है हाँ, मैं इसे याद रखूंगा महाराज। और कितनी अजीब बात है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उस बच्ची को गोद लूंगा, और गोद लेने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और ये क्या है? रेन बोलता है महल से एक दूत आया है। क्या महल से? वो बोलता है हाँ महाराज, आपको और युवा लेडी को महल में आने के लिए बोला है। क्या महल में? सिंह कट होता है। ऐसे ही मैं महल में जाने के लिए सोच रहा था, लेकिन भाई ने खुद ही बुला लिया। वही महामहिम सम्राट मेरे बड़े भाई हैं, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, और क्योंकि मैं उनका इकलौता छोटा भाई हूँ। हालांकि उस समय जैसे ही उन्होंने सिंहासन संभाला, उन्होंने बिना किसी दया के अपने सभी सौतेले भाई बहनों को मार दिया। वह एक निर्दयी आदमी है। एरियस बोलती है पापा इधर देखो, बादल कुकीज जैसे लग रहे हैं। इससे पहले कि वो जल्दी से गायब हो जाए, उसे जल्दी से देखो। एरियस अपने मन में बोलता है मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे भाई एरियस को परेशान ना करे। उसका भाई बोलता है ओ कितना मनमोहक है, क्या ये सचमुच वही व्यक्ति है? सोचिए कि इतने प्यारे ओठ के साथ वो आदेश देने की हिम्मत कैसे कर रहा है। मुझे तो पहली मुलाकात बहुत खराब होने की उम्मीद थी, लेकिन अरे वो मेरी सीट है एरियल। इस दयालु और विचारशील, ध्यान रखना ये सब क्या है? मर्किस का भाई एरियस को बोलता है लो ये खाओ। एरियस बोलती है ये भोजन को क्या कहा जाता है? केक कहा जाता है युवा लेडी। मर्किस बोलता है सब लोग हमें छोड़ दो, प्लीज अपनी गरिमा बनाए रखे भाई। फिर एरियस उस केक को खाती है और बोलती इस केक का स्वाद बहुत अच्छा है। मर्किस का भाई एरियस से बोलता है क्या ये तुमको पसंद आया युवा लेडी? यहाँ पर भी है, मैं आपकी थाली में इसे ढूंढूंगा। मर्किस बोलता है जेन हाँ महाराज आपकी कृपा, एरियस को यहाँ से लेके जाओ। एरियस बोलती है मैंने अभी इसे खाया नहीं है, मैं अभी इसे खाना चाहती हूँ, मुझे छोड़ दो। मर्किस बोलता है प्लीज सम्राट बनने के नाते अपनी गरिमा बनाए रखें। बोलता है हाँ, मैं ज्यादा ही उत्सुक हो गया था, फिर भी जब मैं उसे मिला तो मैं अपने आप को रोक नहीं सका। और तुम्हारे जैसे व्यक्ति के लिए जिसे महिलाओं से नफरत है और वो अपने पास एक नाजायज संतान रखता है, क्या ये अच्छा बात है? लेकिन मुझे इस बात का अफसोस है कि आपने इस बात को छुपा के रखा। आखिरकार एक नाजायज संतान की अफवाहें परिवार में नुकसान पहुंचा सकती है। वो बोलता है मैं इस गलतफहमी के लिए दिल से माफी मांगता हूँ। तुम बदमाश हो, मुझसे पहले तुम्हारा एक बेटी कैसे हो सकती है? तुम कितने भाग्यशाली आदमी हो, तुम्हें पता था कि मुझे एक बेटी चाहिए थी। मैंने 10 साल से अधिक प्रार्थना किया और बदले में मुझे बस हद से ज्यादा जिद्दी बेटी ही मिली, और तुम्हें कितनी अच्छी प्यारी बेटी मिल गई बैडलर। और हम तो भाई हैं ना, कम से कम अपना रहस्य मुझे बताना चाहिए था। और आखिरकार आपने कौन सी तरकीब अपनाई थी? बैडलर बोलता है दरअसल वो मुझे ऐसे ही मिल गई। वो ऐसे ही मिल गई? तो वो बच्ची आपकी जैविकी संतान नहीं है? वो बोलता है हाँ सही कहा। तो इसे और भी रहस्य बन सकता है। हरे बाल तो आम बात है, लेकिन वो हरी आंखें, मैंने कभी उन्हें शाही परिवार के बाहर किसी और में भी नहीं देखा। मर्किस बोलता है सही कह रहे हो, मैंने भी नोटिस किया है और मुझे ये अजीब लगता है। और एक बात जो बिल्कुल मेरे जैसी दिखती
लगती है वो कहाँ से आई होगी और ऐसा बच्चा आखिरकार आया कहाँ से होगा। बोलता है आपका क्या मतलब है, ऐसा लगता है कि जैसे वो आपकी बच्ची है। भाई एक मजाक, बस एक मजाक। ईमानदारी से कहूँ तो वास्तव में आपकी ये संतान नहीं है, सही है ना। बोलता है खैर तकनीकी रूप से नहीं, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं उसे गोद लेकर ठीक से पालूंगा और ये है गोद लेने के दस्तावेज, अगर आप इसमें मंजूरी दे तो। उसका भाई बोलता है नहीं नहीं, मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। ओ भाई आप क्या कह रहे हैं, ये कुछ परेशानी कर रहा है। और आसेन इस बारे में क्या सोचता है, सोचिए। आसेन के नजर से देखिए तो इकलौता बेटा होने के नाते यह बात उससे अच्छी लगी या नहीं, और फिर भी वो इतना उदास क्यों जबकि वो आपका इकलौता बेटा है। और हम इस विषय में आसेन जब रहेगा तब बात करेंगे। उस लड़की को बुलाओ और पहले उसके बारे में बताएंगे और समझाएंगे, तब इसके बारे में बात करेंगे। और अब हमें अगली मीटिंग में जाना है तो मुझे इजाजत दीजिए, फिर हम मिलते हैं वेडिंग। बोलता हाँ भाई। ने अभी अभी क्या कहा। पिछले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि वहाँ पर आहिन को बुलाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। आज उसे शाही रजिस्ट्री में शामिल करने के लिए मना कर दिया गया है। बोलता है कारण क्या था, निर्णय क्या लिया गया, महामहिम ने कहा है ये। बोलता है आहिन तुम्हारी बातें सबसे ज्यादा मायने रखती है। तुम कॉलेज परिवार के सबसे बड़े बेटे हो, इकलौते उत्तराधिकारी हो, और ये बात मुझे तुमसे पहले ही पूछनी चाहिए थी। तुम इसके बारे में क्या सोचते हो, तुम अपनी बहन के रूप में उसे स्वीकार करोगे। आहिन बोलता है अगर मुझे प्रॉब्लम भी होगी तो आप क्या कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि एक बार बच्चा पैदा हो जाने के बाद वापस किया जा सकता है। ऐसी बहन जो प्रॉब्लम खड़ा कर नहीं सकती है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। सच कहूँ तो मुझे थोड़ा उससे लगाव हो गया है। इस मोड़ पर अगर हम उसे कहीं और भेज देते हैं तो बेकाबू घोड़े की तरह हो जाएगी। हम आ गए हैं, जागो। वो बोलती है अपने जज्बातों को लेकर ईमानदार नहीं होना है ना। नरगिस बोलता है मैं समझ गया, यही तुम्हारा फैसला है ना। बोलते हैं सम्राट महामहिम यहाँ आ गए हैं। रियल बोलती है अब तो मामला सुलझ जाना चाहिए, भाई को शांति मिल जानी चाहिए। किसका भाई बोलता है अरे वाह हमेशा की तरह कितनी प्यारी है, इसे खाओ एरिया। वो बोलती है वाह कितना स्वादिष्ट है। तो फिर से एक्स्ट्रा केक वाला क्रीम आपको कैसा लग रहा है, और ये देखो एक अखरोट की पाई भी है। आइन बोलता है पिताजी जल्दी करो। बोलता आओ। किस बोलता है भाई। बोलता है बहुत शोर हो रहा है, मैं अभी बिजी हूँ, जो भी बात करना है बाद में करना। किस बोलता है बिजी किस चीज का, ठीक है तुम आहिन से कुछ पूछने वाले नहीं थे। अरे हाँ सही कहा, लेकिन आहिन तो यहाँ है ही नहीं। मैंने कहा था जब वो होगा तब बात होगी। आहिन बोलता है मैं तो यही था पूरे समय महाराज। वो बोलता है कब से। शुरू से ही। लेकिन मरकेस का भाई बोलता है जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ कि आप यहीं थे। बोलती है यंग लेडी चलो थोड़ा बाहर ताजी हवा लेते हैं। रियल बोलती है क्यों। वो बोलती है बड़े लोग को कुछ बातें करनी है, कहीं और घूमने आओ। नहीं, इस नन्ही सी लड़की ने फिर से अपने खूबसूरत ड्रेस पर खाना गिरा दिया। कुछ साफ करने के लिए ले आता हूँ, प्लीज आप यहीं रहिए। उसने सारी मिठाइयाँ खा ली। एरियल बोलती है मनुष्य की दुनिया में कितनी स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं, इसमें इसे ले जाता। अरे वो कौन है, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। गड़बड़ जरा खुद को भी तो देखो, इसमें तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है, पर ये क्या हो सकता है। ऐसे प्राणियों के लिए एक शब्द होता है। अरे क्या तुम मेरा इंतजार कर रहे थे। मैन बोलता है अरे मैं समझ गया तुम मुझे याद कर रहे थे पप्पी। रियल बोलती है मुझे याद आया तुम वो पप्पी हो। बोलता है तुम ऐसे बेकार बातें कैसे कह सकते हो। रियल बोलती है चुप हो जाओ, तुम क्यों रो रहे हो। वो बोलता है किसी को कुत्ता बुलाना ये अच्छी बात नहीं है, चुप हो जाओ। अगर तुम्हें कोई शिकायत है तो तुम बोलो, तुम्हारे पास मुंह है ना।
बोलता है ये सब तुम्हारी ही गलती है। एरियल देखती है, शौक हो जाती है, ये बोलती है ये कौन है, दो को पपी, और ये कैसे हो सकता है, ये लड़के तो हूबहू एक जैसे दिखते हैं ना फिरौन, क्या हमें उसकी देखभाल करनी चाहिए? क्या उन्हें अचरज को विरोध करने के कारण नियुक्त नहीं किया गया था? मुझे क्या करना चाहिए? बाकियों ने कहा है कि फिरोज एक राक्षस है, ऐसे में मैं उससे लड़ नहीं सकती। खुद को बोलती है शांत हो जाओ एरियल, में डर नहीं दिखना चाहिए। एक ईश्वर के रूप में मेरे लिए गर्व की बात है। तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम लोग आगे आओ। देखो भाई वो अजीब सी लग रही है, लेकिन ये तो शाही बगीचा है। पहले हमें ये पता करना चाहिए कि वो कौन है वहाँ और क्यों है। एरियल बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाई बोलते हैं फिरो आ गया। एरियल बोलती है भाई, बोलता है तुम्हारा मतलब क्या है और तुम क्यों डर रही हो? को एरियल वो दोगो राक्षस नहीं है, वो राजकुमार है। एरियल बोलती है क्या राजकुमार? हाँ वो राजकुमार के पुत्र हैं। वो महामहिम वो इंसान जो थोड़ी देर पहले मिले थे वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन दोनों के चेहरे तो एक जैसे हैं। बिल्कुल राजकुमार कोलेन और राजकुमार एरियन जुआन। राजकुमार आपको आहीन की राय सुननी चाहिए थी। क्या आप एरियल को रजिस्ट्री में शामिल करने के लिए तैयार है? तो फिर क्यों बर्डो? भाई बोलता है मैं अभी भी मानता हूँ कि आपको एरियल को अपने पास नहीं रखना चाहिए। आपके लिए समान जीवन जीना ही कीमती है। एक नाजायज संतान किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। किस बोलता है यह सच नहीं है इसलिए मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो भाई बोलता है यह बात नहीं, लेकिन यह नहीं किया जा सकता। बाकी लोग असली बात नहीं जानते। तुम्हारे सामने कुछ ना बोले लेकिन पीठ पीछे तुम्हारी बुराई करते हैं, और हम इसके बारे में बाद में बात करते हैं जब महामहिम युद्ध से लौटेंगे। तो मार्कस बोलता है महामहिम इसमें क्यों शामिल होना चाहिए? वो बोलता है क्योंकि क्लेंड बोलता है तो इसका मतलब कि तुम नाजायज औलाद हो, है ना? बोलती है नाजायज औलाद में ड्यूकस है और इसे ठीक से बोला जाता है इसलिए तुम ठीक से बोलो बच्चे। क्लेंड बोलता है अपने आप को ड्यूकस कहना तो शर्मनाक है। दूसरा वाला भाई बोलता है यह सही कहा, ये तो गलत नहीं। असल जल्दी ही कोलेन परिवार में ये शामिल होने वाली है, इससे भी क्या फर्क पड़ता है, तब भी वो एक नाजायज औलाद है। पर फिर भी वो घमंडी क्यों बन रही है? भले ही वे किस्मत से किसी ड्यूकस के घर में गोद लेने वाले हैं, मगर उसकी पहचान तो नहीं बदलेगी ना। एरियल उसका मुंह खींचने लगती है। वो बोलता है ओ भाई ये देखो क्या कर रही है, मुझे रेनिंग एकदम साफ करनी होगी। एक राजकुमार का अपमान करना ये शर्मनाक है, उसका सिर कलम कर दिया जाएगा और उसे शिकायत का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं आज इसे अनदेखा नहीं करूँ, पिताजी को सब बताऊंगा और सजा दिलाऊंगा। है तुम डर के मारे सीधे हो जाओगे। एरियल बोलती है क्या पिताजी? वो बोलता है बहाना मत बनाओ, मैं अपने पिताजी को सब कुछ बता दूंगी। एरियल बोलती है ओ मेरा भी पिताजी है और बात बस इतनी सी है, मेरे पिताजी भी हैं। पीछे वाला भाई बोलता है तुम्हारे पिताजी तो ड्यूकस है ना, और मेरे पिता उसके सम्राट हैं। पिताजी आप बिल्कुल सही समय पे आए हैं। जरा ये देखिए उसने एक राजकुमार को पप्पी कहा और उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसे तुरंत सजा दीजिए। बोलती है तुमने भी तो बहुत कुछ किया, कुछ नहीं। अब वो अनजान बनने का नाटक नहीं कर सकता, अब उसका खेल खत्म हो गया। कुमार बोलता है तुमने मेरे पुत्र को पप्पी कहा, मुझे समझ में आया, हमेशा लगता था कि मेरे बेटे मुझे किसी की याद दिलाते हैं और उसे पपी कहा जाता है, ये एकदम बढ़िया है और ये कितना प्यारा नाम है। हाय बोलता है पिताजी कुछ बात ठीक नहीं लग रही है। एक बात है कि आप एरियल को राजकुमारी के प्रति तमीजी को हंसी में टाल दे, लेकिन गोद लेने से अब भी इनकार करना ये तो हद है। आखिर का महामहिम क्या सोच रहे हैं? पिताजी क्यों ना हम पहले मंदिर की मंजूरी ले, अगर मंदिर ने अनुमति दे दी तो महामहिम के पास भी उन्हें रोकने का कोई इरादा नहीं होगा। उसके पिताजी बोलते हैं बिल्कुल यह सही है, गाड़ी घुमाओ, हमें मंदिर जाना है। मेरे प्यारे भाई मुझे शुरुआत से ही अंदाजा था कि तुम मंदिर की ओर ही जाओगे, प्लीज ऐसे मूर्खता काम ना करे जिससे हमको अपमानित होना पड़े। ब्लैक बाल वाला आदमी बोलता है आपको मंदिर में
जाने की अनुमति नहीं है और मुझे माफ करे, मैं जाने नहीं दे सकता। किस बोलता है, मुझे पहले ही पता था कि मेरा भाई का व्यवहार अच्छा नहीं है, लेकिन यह सिर्फ मेरे प्रतिष्ठा की रक्षा के बारे में नहीं है। हाँ, बिल्कुल साफ बेचैनी। मार्केस बोलता है, सम्राट से कहो कि मैं अपनी जिम्मेदारी खुद निभाऊंगा, उन्हें मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। वो लोग बोलते हैं, मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ महाराज, लेकिन आप लोग अंदर नहीं जा सकते। भले ही आप गार्ड यूकस है, लेकिन आप आगे नहीं जा। वो बोलता है, तुम्हारी कैसी हिम्मत हुई मुझे रोकने। एरियल बोलती है, ये कैसा एहसास है, घिनौना लग रहा है, एक बेहद एहसास करने वाली आभा। फिर एरियल उठती है, फिर वहाँ से निकलती है और आगे बढ़ती। ब्राउन बाल वाला आदमी बोलता है, ये मतलब नहीं था महाराज। एरियल बोलती है, मैं इसे पहचानती, वैसे मैं कैसे चुप हो सकती हूँ, मुझे गद्दार की ओर नाप रहे हैं। वो लोग बोलते हैं, हमारा मतलब यह नहीं है। मुझे ये घिनौना एहसास याद आ गया, तरह की आभा तो सिर्फ एक व्यक्ति में ही हो सकती है। अंडेर बोलती है, ओ माय, क्या हैरान करने वाली बात। एरियल बोलती है, ओ तुम थे अंडेरा, क्या संयोग है, काफी समय हो गया नटखट बच्ची, सौंदर्य, प्रेम और परिवार की देवी। सोच रहा था कि तुम इतने दिनों से दिख नहीं रही हो, इसका मतलब कि तुम धरती में हो। सर की तरफ बोर हो गई और खेलने के लिए आ गई। वो बोलती है, ऐसा बात नहीं है, मैं बिना जाने ही गिर गई बेवकूफ। फिन उसे एक गुस्सा मारती है और बोलती है, तुम किसे बेवकूफ कर रही हो नटखट बच्ची। एरियल बोलती है, आउच, तुमने मुझे क्यों मारा? क्योंकि तुम्हारे जैसे बच्चे को इतना अकड़कर बोलना नहीं चाहिए। तो आप ऐसे ही स्वर्ग से गिर गई है ना? हाँ, तुमने सही कहा, मैं उठा और गिर गया। ओ बिल्कुल, तुम अनजान नहीं हो, पर क्यों? मैंने भी तो यही कहा है ना। खैर, यह बिल्कुल सही है, मौका है मुझे अपने स्वर्ग लौटना है। अंडेरा बोलती है, माफ करे, मैंने आपकी बातें नहीं सुनी। एरियल बोलती है, बहाना मत बनाओ कि तुमने सुना नहीं, मुझे तुरंत स्वर्ग लेके चलो। हमारे पास कोई काम नहीं है, बोलती हूँ, मैं तुम्हारे जैसे घमंडी बच्चे को नहीं ले जा सकती, जरा भी प्यारी नहीं हो। एरियल बोलती है, क्या? वो बोलती है, क्या किसी से मदद मांगने का तरीका यही है? जरा रुको, क्या मदद? बिल्कुल सही, तुम्हें मदद मांगनी पड़ेगी। हाँ, सही कहा, ठीक वैसे ही जैसे इंसान भगवान के आगे प्रार्थना करते हैं। फिर मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे जैसे बिना भक्त वाले देवी को कैसे समझ में आएगा। तुम मदद मांगते हो और बिंतु करते हो। वो बोलती है, ये तो वाले एपिसोड में देखा था कि आर्थन उसको बोल रही थी प्रार्थना करने के लिए। एरियल बोलती है, वो मुझे एक इंसान की तरह नकल करने के लिए कह रही है, मुझे पागल कर रही है। आर्थन बोलती है, प्लीज महान आर्थन, ऐसे बोलो, मैं सुन रहा हूँ, घुटनों के बल बैठो और हाथे जोड़ो ऐसे। एरियल बोलती है, मैं देवताओं का राजा बनने के लिए पैदा हुआ था। नहीं, शांत हो जाओ, सांस लो एरियल, पहले स्वर्ग लौटना बहुत जरूरी है। इस महान आर्थन, प्लीज मेरी प्रार्थना सुने। एरियल खुद को बोलती है, सहन करो एरियल, एक बार स्वर्ग लौट जाने के बाद ये सब तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। एरियल, तुम्हें क्या स्वर्ग लौटना इतना जरूरी है? वो बोलती है, क्या तो अपने शक्तियों का इस्तेमाल करना भी नहीं जानते, और तुम इंसानों से ज्यादा अलग कहाँ हो? अगर आप वापस भी चले गए तो आप अपने आप को कमरे में बंद कर दोगे और बेकार में इधर उधर भटकोगे। सच कहूँ तो इंसानों की दुनिया में तुम अच्छा तरीका से रहोगे। एरियल बोलती है तुम बकवास मत करो, मैंने वही किया है जो तुमने कहा था, बकवास करना बंद करो। और वो बोलती है, मुझे एरियल को ऐसे घुटने टेकना देखना बहुत अच्छा लगा, माफ करना, मैंने कभी तुम्हारा मदद करने का इरादा नहीं था।
लेकिन पुराने समय के खातिर मैं तुम्हें एक चेतावनी दे सकता हूँ। ध्यान रखना कि इंसान को पता न चले कि तुम एक देवी हो। एक बिना शक्ति वाली देवी तुम्हारे साथ क्या हो सकता है आगे कुछ नहीं बता सकता। पहले वो महिला बोलती है, क्या उसे ऐसा लगता है कि उसकी चेतावनी के लिए मैं आभारी रहूंगा और उनको क्या लगता है कि वो मेरे साथ खेल सकती है। अब मैं स्वर्ग लौटूंगा तो उसका अंत कर दूंगा। अब तक की कहानी। एंजल बोलते हैं, गॉड ड्यूकस एरियल को गोद लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि उनके बड़े भाई सम्राट इसे गोद लेने के लिए अस्वीकार कर रहे हैं। विरोध के बावजूद गॉड ड्यूकस ने किसी भी तरीका से मंजिल के माध्यम से एरियल को गोद लेने का प्रयास किया। बाल वाला आदमी बोलता है, मुझे माफ करना महीन गॉड ड्यूकस, लेकिन यहाँ तक कि मंदिर भी पहले ही सम्राट के प्रभाव से हो चुका था। पहला एंजल बोलता है, और लेडी यूरिया वापस आ गई है। अब उन्हें सौंदर्य, प्रेम और परिवार की देवी अंडेना ने छोड़ा था। दूसरा एंजल बोलता है, यूरिया तो जवाब भी दे ना पाई। अरे जरा रुको। तो फिर आखिरकार मैं लेडी यूरिया के गोद ले जाने का क्या करूँगा? तुमने क्या बोला? एरियल बोलती है, वैसे सौंदर्य, प्रेम और परिवार की देवी अंडेरा वो, और अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी तो मैं उसे इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। लेकिन एक बात है कि एरियल ने अपना परिश्रम फिर से शुरू कर दिया। प्लीज कुछ नाश्ता कर लीजिए। किस बोलता है, यंग मास्टर प्लीज रुकिए। वो बोलता है, क्या अपनी बकवास बंद करेंगे? सम्राट द्वारा दिया गया उपहार जलाना तो लगभग देशद्रोही जैसा है। तुम्हें क्या पता है उस उपहार घर को तैयार करने में कितनी मेहनत लगी है? ये चीज चुराना जो एरियल को सही लगा आसान नहीं था। मार्कस बोलता है, मैंने तो अपने बेटे की हिफाजत के लिए किया है, उस लालची भाई से जो अपनी ही भतीजी के पीछे पड़ा है। मुझे थोड़ा शक था, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरा भाई द्वारा गोद ले जाने से इनकार क्यों कर दिया। वो सच में एरियल को हासिल करना चाहते थे, इसलिए यही वजह है। कहूँ तो एरियल को अपनी बेटी के रूप में गोद लेना चाहता हूँ। आखिरकार उसने अपनी असलियत दिखा ही दी। वो हर रोज तोहफे भेजते हैं। बटलर बोलता है, सम्राट की ओर से ये सारे गिफ्ट मिले हैं। ये तो चिट्ठियों में नजर भी डालने नहीं आता। तुम उस बच्ची के पीछे इतना पागल क्यों हो, जबकि वो तुम्हारे खून का हिस्सा भी नहीं है? तो बहुत ज्यादा हो गया। तुम्हारे भाई के पास तो एक बेटी थी और एक सपना था। महीन बोलता है, उसने क्या कहा? मेरे पिताजी की असली बेटी नहीं है, ज्यादा समानता है। वो उन सच्चाइयों को सुनकर हैरान हो गया जो आसेन ने जान लिया था। वो मेरे चाचा स्वयं सम्राट मेरे बहन को गोद लेने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे पिता की वो नाजायज संतान जो अचानक समान हो गई। शुरू में लगा था कि वो एक घमंडी लड़की है, लेकिन मैं सच कहूँ तो वो एक प्यारी लड़की है। एरियल को बात सोचते हुए बोलता है, तुम कहाँ चले गए थे? यदि वो वापस चली जाएगी तो मुझे उसकी कमी महसूस होगी, इसलिए तो मुझे अपने जज्बात साफ साफ कह देना चाहिए। महाराज, क्या मैं एक बात कह सकता हूँ? वो बोलते हैं, आगे बढ़ो आशेन। मैं हमेशा से मानता था कि मेरे पिता एक ईमानदार हैं, इसलिए मैंने सोचा कि वो एक नाजायज बच्चे को अपना रहे हैं तो मैं हैरान हो गया। और वे भी मेरे पिता का नाजायज बच्चे, ऐसे चीज जो हमारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। हालांकि उस समय मुझे लगा कि यह निर्णय मेरे पिता जैसा ही था और अपने अतिथि का सम्मान कैसे करना चाहिए। यही एक बात है जो मैं अपने पिता का सम्मान करता हूँ। इसलिए कोलेन परिवार के सदस्यों के रूप में मैं अपने पिता को फैसला का समर्थन चुनता हूँ। वो
बोलता है, सही कहा आपने, मेरा भाई एक जिम्मेदार आदमी है जो कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ता। बड़ा भाई बोलता है, लेकिन यह एक बात है जिसे मैं कभी समझौता नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये काफी नहीं था। मेरे पास आखिरी तरीका है इसे इस्तेमाल करने का और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। बड़ा भाई बोलता है, क्या बात है? और हाइन बोलता है, शाही परिवार इसकी मंजूरी नहीं देगा। इससे पहले कि महामहिम, तुमने मेरे दिल से पूछा था कि मैं क्या एरियल को अपने परिवार के रूप में स्वीकार कर सकता हूँ। अगर तुम ऐसे शासक हो तो निश्चित ही तुम शाही परिवार को असभ्य रूप से विचार करोगे। कहा, वे दोनों तो इसका गठन विरोध करते हैं। क्या समझदार बच्चा है। अब इसे स्वीकार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है कि महामहिम सम्राट महोदय लौट आए हैं। क्या बिना किसी सूचना के स्वस्थ लाभ से लौट आए? वो बोलती है, आपने मुझे चर्चा के लिए बहुत सारे पत्र भेजे थे, है ना? ये स्वस्थ से बढ़कर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो सोच रहा था कि आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तो हम धीरे धीरे बात करेंगे। एरियल बोलती है, वो औरत कौन है? वो तो पूरी तरह वेठो की आभा से ढरी हुई है। वेठो अगर मृत्यु का देवता अगर ऐसा ही चलता रहा। रानी एरियल को बोलती है, उसके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। तो यही है वो लड़की जिसके बारे में बात हो रही है। इतनी प्यारी और बिल्कुल महामहिम जैसा दिखती है। मैंने सुना है कि तुमको मिठाइयाँ बहुत पसंद है। लो, मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है, जरा इसे टेस्ट करो। तो उसके मुंह में घुसा देती है। एरियल बोलती है, वाह कितना स्वादिष्ट है। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ये आखिरकार है क्या? ये देखो, इसे बेलोफा कहते हैं। वो बोलती है, इसका मतलब है कि मैं ये फल सिर्फ अभी खा सकती हूँ। अब आप कहो। हाँ, कुछ ऐसा ही है। एरियल अपने मन में बोलती है, मुझे इस महिला को जिंदा रखना होगा। किस बोलता है, रानी आपकी तबीयत कैसी है? बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। एरियल बोलती है, मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस इंसान के साथ रहूंगी। तीनों चौंक जाते हैं। क्या? एक बार फिर एरियल के शाही महल में हंगामा मच गया। हमें एक ब्लैक कोट मैन को दिखाया जाता है। उसका नाम रहता है पीटो सिंगलिन। शिरोरा को छोड़कर स्वर्ग में ऐसा कोई देवता नहीं है जो उनका मुकाबला कर सके। उसकी देवी शक्तियाँ बहुत अधिक है। एरियल, क्या आप इस बारे में चिंता है? वो बोलते हैं, सच में मुझे कितनी बार कहना पड़ रहा है कि मैं ठीक हूँ, चाहे बेटो कितनी ताकतवर क्यों ना हो। मेरे पास एक गुप्त हथियार है। चलो अब लेट जाओ, मैं थक गई। रानी बोलती है, मेरी बीमारी कोई संक्रामक नहीं है, लेकिन अच्छा फिर माफ कीजिए। ओ, अब सोने का वक्त हो गया है। फिर भी मेरे मन में चिंता रहती है, क्या पता मेरी बीमारी उसे ऊर्जा बच्चे में आकर्षण हो जाए। हे, काफी वक्त हो गया है। आखिरी बार किसी को गले लगाकर सोए हुए बहुत वक्त हो गया। अब और ये नन्ही प्यारी सी बच्ची है। एरियल बोलती है, तुम्हारे तो जुड़वा बच्चे हैं ना? उफ, वो दोनों सही हैं, लेकिन वे दोनों मुझसे ज्यादा जुड़ाव नहीं रखते। ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं उसके साथ नहीं रह पाऊंगा। बोलती है, क्यों नहीं? क्योंकि मेरी बीमारी की वजह। जब मुझे पहली बार बीमारी का पता चला तो मैं जल्दी ही महल छोड़ के चली गई, ये सोचकर कि मेरे पति और बच्चे को कोई परेशानी ना हो। लेकिन वो एक पल में सब अकेला बीतने लगा। मैंने दो बातें समझी कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, और दूसरी यह दिल में चीर देने वाली तन्हाई जो मेरे दिल में बह गई। इसके बाद मैं जल्दबाजी में महल लौट गया, लेकिन उन बच्चे के लिए 4 साल का समय बहुत लंबा था और मैं उनकी नजर में मानो कि गायब हो गया।
बोलती है कितना उबाऊ स्टोरी है, मुझे तो तुम्हें लोरी सुनानी थी। अब मैं आखिरकार उन बच्चों से मिला और जिन्हें मैं इतने समय से देखने के लिए तरस गया था। उन्होंने मुझे ऐसे परेशान चेहरे के साथ देखा, मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या कहना चाहते थे। लेकिन धन्यवाद, तुम्हारे कारण मुझे लगता है कि आज मैं एक प्यारा सा सपना देखूंगा। प्यारी छोटी राजकुमारी। क्लाउड, अगर माँ मर जाए तो क्या होगा? क्लाउड बोलता है बकवास बंद करो, माँ क्यों मरेगी? वो बोलता है नौकर तो ऐसे ही बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत में थोड़ा सा भी सुधार नहीं हुआ है। क्लाउड बोलता है किसने कहा? बकवास बातें कौन फैला रहा है, मुझे बताओ ताकि मैं उसे सजा दिला सकूं। एरियल अपने मन में बोलती है वे कहते हैं कि बच्चे उनसे जुड़े नहीं हैं, लेकिन हमें लगता है कि महारानी को पूरी बात समझ में नहीं आई। वो तो साफ साफ फिक्र कर रहा है। जल्दी बोलो, एरियल वहाँ है। इन दोनों चौंक जाते हैं। और रुको, तुम कब से यहाँ खड़े हो? बोलती है इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है? क्लाउड बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि शाही राजकुमार की बातें चुपचाप सुनना ठीक है? सिर्फ एक रात महल में बिताने से तुमको क्या लगता है कि ये तुम्हारा हो गया? बोलती है तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैंने तो बस यूं ही सुन लिया था और फिर मैं यहाँ ऐसे ही आ गया। वो बोलता है ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम कितने बेवकूफ हो। बच्ची सिर्फ इसलिए कि पिताजी ने तुम पर थोड़ी मेहरबानी दिखाई इसका मतलब नहीं है कि तुम कुछ अपने आप को समझने लगो। अब से तुमने अपनी मौत के कागज पर दस्तखत कर दिया है, आज मैं आखिरकार। फिर उसका पेट गुड़गुड़ाने लगता है और बोलता है ओ मैंने तो एक वक्त का खाना छोड़ दिया था, क्या ही बुरा समय चुना था, लेकिन मैं खा ही नहीं पाया। जब मैंने माँ की तबीयत खराब देखी तो मुझे भूख ही नहीं लगी, थोड़ा शर्म आ रहा है, लेकिन ये लो खा लो, इसको कुकी बोलते हैं। एरियल बोलती है ये लो कुकी, मैं तो अपनी कीमती जमा की हुई चीजों में से दे रहा हूँ, शुक्रगुजार हूँ। वो बोलता है मैंने तो मांगा ही नहीं, वैसे भी ऐसी चीजें तो चारों तरफ पड़ी है। एरियल बोलती है अच्छा ऐसा है तो फिर मैं इसे खुद ही खा लेती हूँ, ऐसे भी मुझे बांटने का कोई इरादा नहीं था। उसका भाई बोलता है अभी अभी क्या हुआ, ये लड़की तो एकदम पागल है। ठीक है जो भी हो, मुझे भूख ही नहीं है, जब मैं इतना बीमार में हूँ तो भला मुझे भूख कैसे लग सकती है। बोलती है चिंता मत करो, राजकुमारी की मृत्यु नहीं होगी। बोलता है आपका क्या मतलब है? अच्छा तुम्हें कैसे पता कि वो नहीं मरेगी? एरियल बोलती है पीटो। वो बोलता है क्या? रुको, तुम्हारा मतलब है उस फल से है बेलोफा? एरियल बोलती है सही जवाब, तुमने उसके बारे में पता है, बुरा नहीं काफी अच्छा है। जब तक मैं नीचे खाने से नहीं थक जाता तब तक माँ को कुछ नहीं होगा। एरियल को कोई बुलाता है, बच्चे को चिंता करना छोड़ देना चाहिए और जाकर खा लेना चाहिए। इसके सिर पर चिड़िया घूमने लगते हैं, वो थोड़ा शौक में चल जाते हैं। प्लीज महारानी थोड़ा हिम्मत रखे, मैं अभी तुरंत महाराज को बुला लाता हूँ। एरियल अपने मन में बोलती है तो आखिरकार ये होने जा रहा है, तो ये यहाँ है, मैं काफी समय से इसका इंतजार कर रहा था। वीटो उस औरत से दूर हो जाओ, उस औरत से दूर हटो, ये आदमी वो तो सिर से पांव तक काला है, ये कितना डरावना है, लेकिन पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। तो मैं तुम्हें देता हूँ, उस औरत की आत्मा को छोड़ दो, तुम मेरी बात को अनदेखा नहीं कर सकते। मैंने कहा था रुको जाओ, सुनाई नहीं देता क्या? और मुझे पता था कि ये होने वाला है, इसलिए मैं पहले से तैयार था वीटो। और मुझे पता है तुम 197 साल पहले क्या थे। ब्लैक कोट वाला आदमी बोलता है क्या? वो बोलती है चलो किसी शांत जगह पे चलें और थोड़ा बात कर लें। आदमी बोलता है तुमने मुझे यहाँ घसीट के क्यों लाया है? क्या सिर्फ बकवास करने के लिए बुलाया है? ऐसे डगमगाओ मत, मेरे पास मेरा गुप्त
हथियार है। अगर तुम्हें ऐसा सोचना ही था तो फिर तुम मेरे साथ यहाँ आए ही क्यों है? आदमी बोलता है वो तो जाहिर की बात है, क्योंकि मैं ये जानना चाहता था कि तुम क्या कहने वाली हो। एरियल बोलती है ओह ये डर गया। एरियल बोलती है तुम्हें सोच समझ कर अपना कदम उठाना चाहिए था, या मैं ये बात सबको छिपा के रखूं या सबको बता दूं। ये बात कि 97 साल पहले तुम उस राक्षस कबीले को भागने की मदद की थी जिसमें देवताओं ने तुम्हें सजा दी थी। बोलता है क्या तुम्हें कैसे पता चला? 97 साल पहले तो तुम पैदा ही नहीं हुए थे और किसी ने मुझे देखा भी नहीं था। पुरानी बातें मुझे कैसे पता चल सकती है? बिल्कुल साफ है कि यह मेरी खास शक्तियाँ फैटम की बदौलत है। देवी शक्तियाँ से अलग यह शक्ति मुझे अचानक अतीत या भावी की घटना दिखाती है। समस्या यह है कि यह शक्तियाँ किसी भी समय दिन हो या रात अचानक प्रकट हो जाती हैं और मैं यह निर्णय नहीं ले सकता कि यह मैं खुद हूँ। बोलता है जल्दी बोलो तुम। मैं तो अभी उठा हूँ थोड़ी देर पहले। मैं देवताओं को राजा बनने के लिए नियंत्रण हूँ। मैंने अभी कुछ देखा है, शायद मुझे यह थोड़ा अच्छा से व्यवहार करना चाहिए, है ना? तो इसलिए अंधेरा तुम्हें इतना चिड़चिड़ा समझती है। मुझे नहीं पता कि उसने यह कैसे पता लगाया, लेकिन मुझे इसे खुश रखना होगा और इसका मुंह बंद करना होगा। मेरी किस्मत ही खराब है। रियल बोलती है तुम अपने आप को क्या समझते हो? वो बोलता है तुम क्या चाहती हो? बोलती है मैं साफ साफ कहूँ तो महारानी की आत्मा मत लेके जाओ। आदमी बोलता है तुम एक इंसान के लिए मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। एरियल बोलती है वो बहुत अच्छा इंसान है जो स्वादिष्ट फल देती है। ओ कितनी झंझट वाली बात है ये। ठीक है मैं उसको नहीं ले जाऊंगा। तो वो छोटे घटनाओं के बारे में क्या? सूर्या बोलती है समझ गया, मैं तुम्हारे लिए इसे राज बनाए रखूंगा। क्यों लड़ रहा है? जैसे मेरे साथ एक धोखा हो गया है, ये उधार नहीं भूलूंगा। और फिर कुछ दिन बाद महारानी अभी तक बीमार क्यों है? उस कमीने ने मुझसे झूठ बोला था। वे अभी भी इतना तकलीफ में क्यों है? से मौत के करीब हो। बीटो अभी के अभी बाहर निकलो। तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। अगर तुम बाहर नहीं निकले तो मैं 197 साल पहले की बातें बाहर निकाल दूंगा। बीटो उसका मुंह बंद कर लेता है और बोलता सब क्या हो रहा है? हमारी तो पहले ही सौदाबाजी हो चुकी थी। फिर एरियल उसका हाथ को काट लेती है और बोलती है तुम्हें ही अपनी सफाई देनी चाहिए। मैंने तुमसे महारानी को बचाने को कहा था, तो फिर वो अभी तक मौत के करीब क्यों है? इसे अभी ठीक करो। बोलता है उफ सच में ये क्या है? बीमारी का इलाज करना तो मेरी जिम्मेदारी में नहीं था। तो बोलती है फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? अगर तुम्हें बीमारी को ठीक करना है तो तुम्हें औपचारिक के देवता से पूछना चाहिए। इस बच्चे की दया पर निर्भर होना होगा। ये सोचा भी नहीं था। बोलती है मुझे एक विचार आया। बीटो तुम अभी जाओ और डॉक्टर के देवता को बुला के लाओ। इतना तो तुम कर सकते हो, है ना? बोलता है उफ मैं तो सचमुच झंझट में पड़ गया। ओ माँ ये देखो ये कौन है? ओ इंसानियों में तुम्हारी होने की अफवाहें सच निकली। मुझे अंधेरा से सब कुछ पता चल गया है। क्या उसने फिर से तुम्हारे साथ कोई चाल चली है? बताओ आजकल इंसानी दुनिया में कैसा है सब लोग? बोलती है तुम बहुत ज्यादा बोल रहे हो। मार्वेल तुम तो औपचारिक के देवता हो, फिर इतने बातें क्यों कर रहे हो? बोलता है लेकिन मजा आ रहा है। इतने समय बाद भी तुम इतने ठंडे क्यों हो रहे हो? बीटो जो हमेशा उदास रहता है और दूसरे पर बोझ नहीं बनना चाहता, और वे अचानक किसी से मदद मांगे। पार्वेल क्या इतना ज्यादा वैज्ञानिक हो गया हूँ कि तुम्हारे पीछे पीछे आ गया? तो जो मदद तुम मांगने आए हो तो वो बताओ क्या है? अच्छा तुम चाहते हो कि मैं इस इंसान औरत को ठीक करूं? बोलती है वो औरत आम इंसान नहीं है। इतना मत सोचो, बस मुझे एक बार उसकी शक्तियाँ दे दो। वो बोलता है अब क्या करूं मैं? तुम्हारी बात क्यों मानूं? क्या कहा तुमने? और
अच्छा से सोच लो, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। तो बोलता है हालांकि एक शर्त है। ने बीटू को कैसे फंसाया? धोखा। मैंने तो पहले ही कहा था तो शायद ही कभी किसी से कोई मदद मांगता है, पर वो तुम्हारी बात मान रहा है। जरूर कुछ गड़बड़ है, जैसे कि उसकी कमजोरी को पकड़ना उसे मजबूर किया गया हो, जैसे कोई देवता। तुम बीटू की कमजोरी मुझे बताती हो तो मैं तुम्हारा एक काम कर दूंगा। फिर बोलती है ठीक है, ये राजकुमारी को बचाने के लिए। कहानी 190 साल पुरानी है। मैन बोलता है तुम बदतमीज बच्चे, से नाम की सूची से मिटाना जरूरी हो गया है। तुम डरपोक हो, तुम कितनी पुरानी बातें दोबारा दोहरा रही हो। तो वही बात है जो पार्वेल कह रहा था। है ये कहानी यही आसपास था। याद आया, शाही महल के बाग में एक बड़ा पत्थर है। उस पत्थर के ऊपर एक हेरियन नाम की घास उगती है। यह एक औपचारिक जड़ी बूटी है जो सिर्फ बड़े पुराने पत्थर पर ही उगती है, समझे? अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो शायद हमें मिल जाए, है ना? अरे देखो, क्या तुम्हें दिखाई दिया? वो बोलता है हाँ एक तो है, लेकिन वो बोलती है ओ ये तो अच्छी खबर है। जाओ उस चट्टान के पीछे उस घास को तोड़ के लाओ। वो बोलता है मैं मुझे जाकर लानी है। वो बोलती है बिल्कुल, मैं तो अपनी लंबाई से वहाँ पहुँच भी नहीं सकता। चलो जल्दी करो, महारानी इंतजार कर रही होंगी। सीन कट होता है। कोई बोलता है रानी मैं अभी तुम्हें खोना नहीं चाहता। हाँ महिम सम्राट। वो बोलता है एरियल तुम यहाँ क्यों आई हो इस समय पर? बोलती है ये लो खिला दो। बोलता है क्या तुम मुझे ये दे रहे हो? तुम कितनी प्यारी बच्ची हो। हट वाली लेडी बोलती है राजकुमार जड़ी बूटी, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। जी क्या ये सपना है या हकीकत? तो भाई बोलते हैं आप पूरी तरह से ठीक हो गई हो नमा। एरियल बोलती है इंसान कितने सरल जीव होते हैं, लेकिन उसे खुश देखकर अच्छा लगता है। हाँ बिल्कुल सही, बहुत थैंक यू एरियल की जान बचाने वाली तुम ही हो। मैं तुम्हारा जितना शुक्रिया करूं उतना कम है। तो तुम्हें इनाम में क्या चाहिए? मुझे पता है, तुम्हें अपना पारिवारिक नाम देना चाहता हूँ। बीच में मार्केस आ जाता है, वो दोनों डर जाते। इतनी घमंडी बातें मत कीजिए, आप मुझे खलनायक की तरह क्यों देख रहे हैं? बोलता है मैं तो अपनी बेटी को लेने आया हूँ। भाई बोलता है अरे रुको, पहले जैसा नहीं रहा, अब तो रानी और राजकुमारी भी एरियल का स्वागत कर रहे हैं। मार्केस बोलता है ऐसा लगता है जैसे आप कहना चाहते हैं मेरे भाई को सिर्फ 2 बच्चे ही है, तो युवराज सीमावर्ती इलाके में संघर्ष कर रहे हैं। आप फिर से असभ्य चीज की मांग करने वाले हैं। इस महाराज बहुत हो गया, कितना झंझट वाला है। धत तरी से ही मैं लौटा, तुरंत शाही सूरबीर को बुलाया जाए। एन बोलता है सूरबीर को किस कारण के लिए? किस बोलता है ऐसा लगता है कि महामहिम ने अभी तक हार नहीं मानी है। एरियल को सुरक्षा के लिए गार्ड को तैयार किया जाए। एन बोलता है तो जैसे मैं लौटूंगा वैसे ही मैं आदेश दे दूंगा। लेकिन ये एक अजीब बात है, सोच कर हैरानी होती है कि महामहिम ड्यूकस बच्ची की इतनी परवाह करते हैं। आखिरकार महामहिम गार्ड ड्यूकस सोच क्या रहे हैं? महामहिम सभी सूरबीर को बुला दिया गया है। अच्छा रेन तुमने अच्छा काम किया, मैं वहाँ आ रहा हूँ। वैसे महामहिम क्या वकाई सूरबीर रखना जरूरी है? बोलता है आपका क्या मतलब है? खैर पहली बार है राजकुमार जब आपने किसी की चिंता की है। ऊपर से इन मामले में सम्राट महोदय भी शामिल है। मैं बस ये सोच रहा था शायद उस युवती के लिए हमने वो गार्ड रखा है, सम्राट महामहिम उसे टकराना चाहते हैं। मार्केस बोलता है आपका मतलब है कि यह जरूरत से ज्यादा है? एन बोलता है नहीं, मेरा मतलब यह बिल्कुल नहीं था। नहीं, इस तरह सोचना तो स्वाभाविक ही है। बच्ची जंगली जानवर द्वारा पीछा किया गया था। इस दिन उसने अकेले सोने से इनकार कर दिया था। कामयाबी नहीं हूँ मैं, ना समझ भी नहीं हूँ। नींद में बोलती है मुझे नीचे उतारो।
बोलता है मुझे नहीं पता कि इस बच्ची की जिंदगी कैसी थी, लेकिन उसकी शाखा तो बिल्कुल वैसी है जैसे मैं शाही परिवार का सीधा वंश हूँ, इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं हार मान सकता। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने छोटे रूप को देख रहा हूँ। ये एक नॉर्मल कहानी नहीं है। एक पिता का अपनी बेटी की रक्षा करना तो ये स्वाभाविक है ना? ये भावनाएं पैदा होना तो स्वाभाविक है। एरियल तो बोलता है अब चुनो। वो बोलती हाँ क्या चुनना है? बॉडीगार्ड। एरियल बोलती है बॉडीगार्ड? बोलता है ये मेरी बेटी है, उसके लिए एक बॉडीगार्ड चुनना है। बोलती है ये एक सपना जैसा लगता है, दरअसल ये देवताओं के पास होता है जो उनकी सेवा करते हैं। उनका रंग रूप और शक्तियाँ स्वयं देवताओं की शक्तियाँ से निर्धारित होता है। और ये बहुत बढ़िया है। एंजल बोलते हैं इसका मतलब क्या है? एरियल समाते अधिकार स्वयं का रूप तो छोटे छोटे भी। वो एरियल समा फिर से नाराज हो गई, वे भी मेरी शक्तियाँ का ही एक प्रकट रूप है। एरियल बोलती है मुझे इससे छोटे छोटे से नफरत है, लेकिन सच कहूँ तो कोई दिखावे में अच्छा हो तो जरूर अच्छा लगेगा, फिर अब इसे चुनो। एरियल बोलती है कुछ ऐसा चीज देखे जो मुझे पसंद आ जाए, वो व्यक्ति मैं उसे चुनती हूँ। मैन बोलता है क्या तुम मुझसे बात कर रही हो? आइन बोलता है तुम सच में ऐसा करने वाली हो? एरियल बोलता है तुम्हें तो अब तक कोई भी वजह नहीं बताया। एरियल बोलती है इसका कोई वजह नहीं है, ये शरीर पसंद आया। मेरी सेवा करना तुम्हारे लिए गर्व की बात होना चाहिए। मैंने इतना कुछ कह दिया फिर भी क्यों, आखिरकार क्यों ने मेरे प्रति शूरवीर का शपथ क्यों नहीं लिया? किस बोलता है एरियल तुम अभी भी वही बात कह रही हो, तो एक हफ्ता हो चुका। लेकिन बोलती है मैं तो बस ये चाहती हूँ कि वो हैंडसम और समझदार लगे, मेरे प्रति वफादार की शपथ ले और वादा करे कि वो मेरी सेवा करेगा और रक्षा करेगा। तो एक शूरवीर के लिए स्वाभाविक बात है, ये तो कर्तव्य की बात है, ऐसे ही नहीं। आइन बोलता है शूरवीर की शपथ एक ऐसा वचन है जिसे आप अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही व्यक्ति को दे सकते हैं। क्या इसी वजह से तुम पिछले एक हफ्ते से उस आदमी के पीछे घूम रहे हो? चुप रहने की वजह तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो? टियान ये आदमी फिर से चुप हो गया। क्या तुम इसी तरह मुझे ठुकरा रहे हो इतनी बेरहमी से? ठहरो जरा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मजबूर कर दूंगी कि तुम मेरे वफादार की शपथ लो। टियान का बचपन दिखाया जाता है। अपनी तलवार पूरे आत्मविश्वास के साथ चलाओ, हार मत मानो। सही कहा, ऐसा ही करो। अगली बारी मेरी है। उस बिंदु पर आज की लड़ाई यहीं खत्म हुई, सब कोई यहाँ से जा सकता है। पहला लड़का बोलता है अरे मैं थक गया हूँ। सही कहा तुम। फिर हमें हटियान को दिखाया जाता है, वो पेड़ के पास बैठा है और अपने हाथों को देखता है और बोलता है। वहाँ पर कैप्टन आते हैं और बोलते हैं अरे तुम यहाँ हो हटियान? हटियान बोलता है कैप्टन। कैप्टन बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुमने छुट्टी ले ली है, कोई प्रॉब्लम है? हटियान बोलता है नहीं बस वैसे ही। कैप्टन बोलते हैं हटियान अगर तुम्हें कोई चिंता है तो उसके बारे में मत सोचो और कोशिश करो, तुम सब कुछ अपने कंधों पर मत उठाओ, समझे? छक में एक शूरवीर बनने के लिए बहुत कमजोर है। क्या आप जैसे कमजोर व्यक्ति शूरवीर बन सकते हैं? हटियान बोलता है जो खुद की रक्षा नहीं कर सकता वो दूसरों की रक्षा कैसे कर सकता है, और ऊपर से इतना कमजोर वाले इंसान को कौन शूरवीर बनाना चाहेगा? मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। पिछले वाले एपिसोड में देखा था उसकी माँ गैरियोट को बोल रही थी अरे गुस्सा मत करो, तुम शांत हो जाओ, मुझे माफ करे माँ, मैं थोड़ा परेशान हो गया। मैंने सुना है कि तुम पूरी तरह से अपने बीमार से ठीक हो गए हो। उसकी माँ बोलती है हाँ मैं पूरी तरह ठीक हो गई हूँ और ये बहुत कमाल की बात है, सच में बहुत राहत महसूस कर रही हूँ और डॉक्टर ने भी कहा है कि आप पूरी तरह से ठीक हो गई और वो व्यक्ति जिसने मेरी जान बचाई वो आपके
के सामने है। बोलता है क्या मेरे ठीक सामने? एरियल तुम कह रही हो? सुनहरे जैसे बाल, बिल्ली जैसी आंखें और एक शरारती सा भाव और नाम भी एरियल। वो उसको उठाता है फिर वहाँ से भाग जाता है। मुझे ऐसे व्यवहार करने के लिए मुझे क्षमा करें, लेकिन मुझे उनके साथ कहीं जाना है। मार्कस बोलता है क्राउन प्रिंस आप कहाँ जा रहे हैं? महारानी और महाराज दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। आपकी महाराज मुझे संदेह है कि ऐसा है। एरियल बोलती है मुझे जाने दो आप, अभी मुझे नीचे उतारो तुरंत। वो बोलता है एरियल बोलती है क्या वो सचमुच रुक गया? बोलता है तुम मुझसे मिलने पहले क्यों नहीं आए? बोलती है मिलने? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? बहुत समय पहले हमने वादा किया था, है ना? क्या तुम भूल गए वो वादा जो हमने उस चांदनी रात के नीचे किया था? देवी एरियल, उस चांदनी रात में जो तुमने वादा किया था, क्या तुम उसे पहले ही भूल चुके हो? वो बोलती है क्या, कैसा वादा? उस समय लेडी एरियल ने साफ साफ कहा था जब समय आएगा तो मैं तुमसे मिलूंगा, इसलिए मैं तब से इस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जब हम दोबारा मिल सके। फिर एरियल सोचने लगते हैं क्या मामला है इस लड़के के साथ। मैंने सोचा था शायद यह कोई मेरा भक्त होगा, इसलिए मेरा नाम याद है इसको, लेकिन यह पहली बार है कि जब मैं इसके वादे के बारे में सुन रहा हूँ। क्या तुम किसी और देवी के सामने तो नहीं मिले हो ना? वो बोलता है मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, तुम ही हो देवी एरियल, है ना? एरियल बोलती है बिल्कुल, लेकिन आज मैं तुमसे पहली बार मिली हूँ। वो बोलता है ये तो हो ही नहीं सकता। के गालों को छूते हुए बोलता है मुझे ऐसे व्यवहार करने के लिए माफ कर दे लेडी एरियल। अरे तुम क्या कर रहे हो? मैं सहमत हूँ। इतनी छोटी बच्ची को देवी कहकर बुलाना दूसरे देवियों के लिए अपमानजनक नहीं होगा? प्रिया बोलती है ये कैसा व्यवहार है तुम्हारा? सचमुच एरियल देवी हूँ, गलती तुम्हारी है, तुम मुझे बाकी देवियों से भी पहचान नहीं सकते। और बोलता है मुझे माफ कीजिए, मैंने अपने किसी इंसान नहीं एक देवता समझने की गलती की। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बातों को अनदेखा करने के लिए? मैं सबक सिखाऊंगी। एक देवी का मजाक उड़ाने की कोशिश की है। वो आगे बढ़ती है, उसके पैर में चोट लग जाती है। तुम्हें कभी नहीं माफ करूंगी महारानी का अपमान करने के लिए। फिर बोलती मेरे पैर। वो बोलता है क्या तुम्हारे पैर में चोट लगी है? तो मेरा हाथ पकड़ो और उठने की कोशिश करो। वहाँ आहीन आता है और बोलता है एरियल तुम वहाँ क्या कर रही हो? और बोलता है कि अच्छा हुआ कि तुम आ गए, इस बच्चे को अपने साथ लेके जाओ। बोलता है क्या आप एरियल के साथ थे? एरियल तुमको क्या हुआ? वो बोलती है भाई मेरा पैर दुख रहा है। बोलता है ठीक है मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ, बहुत दर्द हो रहा है, मैं तो चल भी नहीं पा रहा हूँ। क्या है तो क्या? फिर रुको जरा मैं अभी आता हूँ। अरे क्या इस रास्ते से जाना ठीक रहेगा? भगवान तुम्हारे साथ तो हमेशा झंझट ही होता है। बोलती उफ तुम्हारे जैसे के लिए मेरे जैसे किसी पीठ पर सवार करना तो सम्मान की बात होनी चाहिए। तो बोलता है अहाइन है वो अब ठीक है तो मैं चलता हूँ, सब तुम्हारे हवाले। वो बोलता है समझ गया महामहिम। बोलती वो कितना बदतमीज इंसान है, अगली बार मिला तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। बोलता है एरियल बस करो, ऐसे व्यवहार मत करो। रोड बोलता है उस दिन मैंने यकीन एरियल से वादा किया, रोड अभी भी उम्मीद मत खोना, मैं हमेशा तुम्हें देखूंगा, किसी दिन मैं यकीन रखना कि मैं तुमसे फिर मिलूंगा। बोलती है जब पैर में दर्द होता है तो कुछ ठीक नहीं होता। मेलेडी कोई कस्टमर है क्या, आप उनके साथ जा सकते हैं? कस्टमर उसे मेरे पास लाओ। भाई बोलता है हेलो एरियल तुम कैसा महसूस कर रही हो? बोलती है ये तो बस एक पप्पी है। वो बोलता है तुम कितनी बदतमीज हो, ऐसे तुम यहाँ किस लिए आए हो? बोलता है उफ मैंने सुना है कि तुमको चोट लगी है, सहानुभूति के तौर पर एक तोहफा लाया हूँ, मैं उसे नीचे ही छोड़ आया हूँ, अभी लेकर आता हूँ। बोलती है ठीक। पप्पी थोड़ा लापरवाह है। वो कुछ देखता है, बोलता वो क्या हो सकता है, वो बहुत चमक रहा है। ओ ये एक तितली है। मैं सोचता हूँ अगर मैं इसे एरियल को दे दूंगा तो वो बहुत खुश होगी। हाँ मैं ये एरियल को ही दूंगा।
हाँ, अगर मैंने ये एरियल को दे दिया तो चलो इसे पकड़ते हैं। फिर वो पकड़ने की कोशिश करता है, फिर वो वहाँ से उड़ जाती है। बोलती है वो छोटा सा बच्चा इतनी देर क्यों लगा रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा है। बोलती है लेडी युवराज तो पहले ही शाही महल लौट गए हैं। वो बोलती है क्या लौट गए हैं, इसका मतलब क्या है, वो बिना मुझसे मिलने वापस चल गया। बोलती है मुझे भी जिज्ञासा हुई थी, मैंने पूछा क्या वो सच में चले गए हैं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि वो तुमसे एक शब्द कहे बिना चले गए। रियल में अभी लेकर आया। बोलते मुझे इसके बारे में बुरा महसूस हो रहा है। बोलता है एरियल तुम्हारी चोट कैसी है। एरियल बोलती है मेरे पैर पहले ही ठीक हो चुके हैं। वो बोलता है मैं देख रहा हूँ आपका स्वास्थ्य लग रहा है ठीक है। हाइन बोलता है अचानक क्या बात हुआ पिताजी। बोलता है मुझे तुम्हारे भाई से समाचार मिला, ऐसा लगता है कि प्रिंस एल्वान गंभीर रूप से बीमार है। हाइन बोलता है लेकिन वो तो कुछ देर पहले यहाँ आए थे। ऐसा लगता है कि लौटने के बाद उनकी तबीयत खराब हो गई होगी। ये कोई आक्रामक बीमारी है कि पिताजी बोलते यही तो समझ में नहीं आ रहा है ये कैसा है। उससे कुछ भी कहो वो कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहा है, बस वो दिन भर सोया रहता है। एरियल बोलती है पापा चलो हम महल चलते हैं। महल भी जाने की सोच रहा था लेकिन कि अभी तक पता नहीं चला है कि राजकुमार को कौन सी बीमारी है, इसलिए तुम सब नहीं जा सकते। एरियल बोलती है अगर मैं वहाँ नहीं गई तो सब बेकार है, अभी मुझे वहाँ ले चलो। बड़ा भाई बोलता है आने के लिए धन्यवाद भाई, ये इतनी दूर से बुलाया और तकलीफ देने के लिए। वो बोलता है नहीं इसमें तकलीफ की क्या बात है, राजकुमार को तकलीफ कैसी, क्या अभी भी वही हाल है। वो बोलता है अभी समझ नहीं आ रहा है क्या हुआ है, डॉक्टर ने कहा है कि अभी तक बीमारी का पता नहीं चला है और कोई दवाइयाँ भी असर नहीं कर रही है और इसको देखकर महारानी भी बीमार पड़ गई है, ये मैं थोड़ा परेशान हूँ। किस बोलता है मैं आपकी स्थिति से पूरी तरह वाकिफ हूँ, अभी थके हुए लग रहे हैं इसलिए पहले वो जाने दे सब अच्छा होगा। एरियल जल्दी आओ मेरे साथ रहो, आप इधर उधर मत घूमो मेरे साथ रहो। एरियल वहाँ से चल जाती है। बोलता है एरियल अपने मन में बोलती है कोई भी डॉक्टर और दवा इसे ठीक नहीं कर सकते, छोटी पप्पी का बीमारी की असली वजह है। अरे बस बहुत हुआ, ऐसा मैंने सोचा। अमित तितली यह तुम्हारा ही काम था, इंसानों की दुनिया में क्यों भटक रही हो। अमित तितली तो सिर्फ स्वर्ग लोक में पाए जाते हैं, ये देवताओं के लिए हानिकारक नहीं होता है क्योंकि यह मनुष्य में हर तरह का भ्रमित्व पैदा करते हैं। इसे स्वर्ग लोक से बाहर निकलने के लिए बहुत सावधानी बरता जाता है। अरे भ्रमित तितली रुको और ये भ्रम यहीं पर तोड़ दो, जल्दी करो, ऐसे भी जो लौटना चाहते हैं लौट नहीं पाते हैं। तुम उस बच्चे को किस तरह का भ्रम दिखा रहे हो। मैं बस यही चाहता हूँ कि एरियल सिर्फ सुंदर चीजों से घिरी रहे, इसने मेरी माँ की जान बचाई, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि एरियल का चोट जल्दी ठीक हो जाए और ईश्वर करे सभी लोग स्वस्थ रहें। ऐसी बातें सोचने वाले इंसान अगर तितली के बहाने में आकर बीमार पड़ जाए तो फिर उसका क्या मतलब हो सकता है। मुझे पता है कि तुमने उसकी इच्छा पूरी की है, लेकिन इंसान को देखकर वो मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा कमजोर है और जरा सी बात में हिल जाता है, इसलिए तुम्हें बिना सोचे समझे दखल नहीं देना चाहिए और तुम्हें उलझन में नहीं डालना चाहिए था। अगर तुम स्वर्ग लोग लौटो तो देवता को मेरा प्रणाम कहना और हाँ और कोई मुश्किल खड़ा मत कर देना। वो उसे स्वर्ग लोग भेज देती है। वो पप्पी उठ जाता है। एरियल बोलती है ओह बहुत अच्छा हुआ कि वो पप्पी ठीक हो गया, उफ अच्छा हुआ कि उसे सही सलामत भेज दिया, मेरा सिर बहुत भारी हो रहा है, मुझे चिंता हो रही थी कि मेरे पास शक्तियाँ नहीं है, ऐसा लगता है जो मैंने किया आखिरकार वो काम आ गया। हाँ, मुझे पता नहीं था कि इंसानी दुनिया में कौन है, लेकिन मैं इसके बारे में बाद में पता करूँगा। वो आगे बढ़ती है, फिर बोलती है उसे क्या हो गया है, वो यहाँ कब आ गया, क्या ऐसा हो सकता है कि उसने सब कुछ देख लिया।